अध्याय 813 डाकघर में वापसी। जब तक रोहित ने अपना भोजन समाप्त किया और घर लौटने के लिए तैयार हुआ, तब तक शाम हो चुकी थी। कपिल की माँ कैटरीना बहुत उत्साहित थीं और उन्होंने अपना हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए उनके साथ कुछ दूर चलने की पेशकश की। ये देखते हुए कि वे दोनों एक ही आवासीय क्षेत्र में रहते थे और यह ज़्यादा दूर नहीं था, रोहित ने मना नहीं किया। मिस्टर यंग, आप इस दौरान बहुत बड़े मददगार रहे हैं। आपके बिना वेन शायद मेरे पास वापस नहीं आ पाता। भले ही वेन ऐसा हो गया है, फिर भी वह जीवित है और पहले की तरह जीवंत है। मैं इतने में ही बहुत संतुष्ट हूँ, कैटरीना ने सड़क पर चलते हुए कहा। जहाँ तक भविष्य की बात है, मैं मिस्टर यंग से निवेदन करती हूँ कि कृपया वेन का ख्याल रखते रहें। वह अभी बच्चा है और ज़्यादा समझता नहीं है। अगर वह कुछ गलत कह दे या किसी तरह आपको ठेस पहुँचाए, तो मुझे उम्मीद है कि मिस्टर यंग इसे दिल पर नहीं लेंगे। मैं किसी बच्चे की बातों का बुरा कैसे मान सकता हूँ? आंटी चेन, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हैं, रोहित ने शांत स्वर में उत्तर दिया। कैटरीना ने चिंता के साथ अपनी बात जारी रखी। मिस्टर यंग, क्या इसका मतलब यह है कि वेन अब से ठीक रहेगा? क्या वह इस तरह से जीना जारी रख सकता है? अस्पष्ट है। अलौकिक चक्र सुपरनैचुरल सर्कल के भीतर कई लोगों के अनूठे अनुभव होते हैं। कोई व्यक्ति कैसे बदल सकता है और वे कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, यह कोई नहीं जानता। इसके अलावा कपिल एक विशेष प्रकार का अपवाद बन गया है। हालांकि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वह निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है, रोहित ने सच न छिपाने का विकल्प चुनते हुए कहा। मैं समझती हूँ, कैटरीना ने सिर हिलाया और मन ही मन इस वास्तविकता को स्वीकार करने लगीं। हालांकि उसी क्षण सड़क किनारे की 2 स्ट्रीट लाइट्स अचानक टिमटिमाईं और फिर पूरी तरह से बुझ गईं। रोहित ने इस पर ध्यान दिया और अचेतन रूप से अपने कदम रोक लिए। उसकी आंखें, जो हल्की लाल चमक रही थीं, उस दिशा में मुड़ गईं जहां स्ट्रीट लाइट्स बुझ गई थीं। बुझी हुई 2 स्ट्रीट लाइट्स के बीच, जहां पड़ोस के भीतर एक ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए थी, अब स्पष्ट रूप से एक छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा था। वह रास्ता घुमावदार था और जैसे जैसे गहरा होता जा रहा था और धुंधला होता जा रहा था, उसके जटिल अंत पर चीनी गणराज्य काल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीरियड के स्थापत्य शैली की एक 5 मंजिला इमारत कोहरे के बीच एक मृग तृष्णा की तरह स्पष्ट रूप से मंडरा रही थी, जो दूर एक धुंधले प्रक्षेपण जैसी लग रही थी। इसे स्पष्ट रूप से देखना कठिन था, फिर भी इमारत के प्रवेश द्वार के ऊपर लगा नियॉन साइन टिमटिमाता रहा। वह भड़कीली नियॉन लाइट एक डरावनी और रहस्यमयी अनुभूति दे रही थी। मिस्टर यंग, क्या हुआ? कैटरीना ने ठंडी हवा से बिखरे अपने बालों को संवारते हुए उत्सुकता से पूछा। शांत खड़े होकर रोहित ने अपनी बाहें सिकुड़ी और उस तरफ देखते हुए जहां बत्तियां बुझ गई थीं, कहा, वहां एक रास्ता है। क्या आपको वह दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कुछ गड़बड़ है? कैटरीना उलझन में पड़ गईं। रोहित को एहसास हुआ, ये रास्ता केवल उसी को दिखाई दे सकता था, असंबद्ध अन्य लोग इसे नहीं देख पाएंगे। आंटी चेन, आप यहीं रुक सकती हैं। तुरंत घर वापस चली जाए। मुझे कुछ व्यक्तिगत मामलों को देखना है, रोहित ने कहा। बिल्कुल मिस्टर यंग, मैं आपको आपके काम के लिए छोड़ती हूँ। जब भी आपके पास समय हो, बेझिझक भोजन के लिए घर आएं, कैटरीना ने कहा। रोहित ने सहमति व्यक्त की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें अचानक उभरे उस रहस्यमयी रास्ते की ओर खींच गईं। वह रास्ता घोस्ट पोस्ट ऑफिस की ओर जाता था। वह दाचांग शहर में था और घोस्ट पोस्ट ऑफिस दहान शहर में था। दोनों के बीच इतनी बड़ी दूरी थी, फिर भी घोस्ट पोस्ट ऑफिस का प्रभाव यहां तक पहुंच सकता था। ये समझ से परे था। कैटरीना के जाने के बाद रोहित को एक फ़ोन कॉल आया। ये जोसेफ का फ़ोन था। रोहित द्वारा फ़ोन उठाने के बाद जोसेफ ने घबराकर कहा, मिस्टर यंग, परेशानी हो गई है। घोस्ट पोस्ट ऑफिस प्रकट हो गया है। मेरे सामने एक रास्ता उभरा है जो संभवतः घोस्ट पोस्ट ऑफिस की ओर जाता है। मैं पहले से ही चीनी गणराज्य काल की वह इमारत देख सकता हूँ। मिस्टर यंग, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं यहाँ भी उसी स्थिति का सामना कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ओल्ड मैसेंजर का मिशन शुरू होने वाला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि घोस्ट पोस्ट ऑफिस इतने अकल्पनीय तरीके से प्रकट होगा, रोहित ने फ़ोन पर कहा। तुरंत घोस्ट पोस्ट ऑफिस में मेरे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। स्थिति को देखते हुए, यदि हम डाक सेवा में वापस जाने वाले रास्ते का अनुसरण नहीं करते हैं, तो किसी प्रकार का खतरा होने की संभावना है। पोस्ट ऑफिस संदेशवाहकों मैसेंजर्स को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन क्या केवल हम ही जा रहे हैं? क्या हम दूसरों को नहीं बुला रहे हैं? जोसेफ ने पूछा, ये सोचते हुए कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा शक्ति होगी और यह उतना ही सुरक्षित होगा। रोहित ने कहा, ज़रूरत नहीं है, हम अप्रत्याशित रूप से मैसेंजर बन गए हैं।
बाकी लोग नहीं हैं, वे शायद उस पोस्ट ऑफिस के अस्तित्व को भी नहीं देख सकते हैं, इसलिए केवल हम दोनों ही जाएंगे। इसके अलावा सन रूई को भी अब तक इसी स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। उससे संपर्क करो और उसे घोस्ट पोस्ट ऑफिस में आने की तैयारी करने के लिए कहो। ठीक है, समझ गया कैप्टन यंग, जोसेफ ने कहा। फोन काटने के बाद रोहित तुरंत घर की ओर भागा। उसे सुरक्षा के लिए पहले से तैयार की गई कुछ वस्तुओं को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता थी, यदि वह किसी अन्य संकट में फंस जाए। हालांकि जब रोहित अपना सामान लेने घर गया तो उसे महसूस हुआ कि घोस्ट पोस्ट ऑफिस की ओर जाने वाला घुमावदार रास्ता उसके करीब आ रहा था। नहीं, वह रास्ता उसकी ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि चीनी गणराज्य काल की वह इमारत, यानी घोस्ट पोस्ट ऑफिस, उसके करीब आ रही थी। दूरी कम होती जा रही थी। वह भयानक इमारत हर मैसेंजर को निशाना बनाती हुई प्रतीत हो रही थी, और यदि आप पोस्ट ऑफिस में वापस नहीं लौटते हैं तो इसके करीब आने के बाद आपको शायद जबरन अंदर धकेल दिया जाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे आप टालने का विकल्प नहीं चुन सकते थे। जब तक कि आप एक शीर्ष स्तर के घोस्ट कंट्रोलर न हो जो घोस्ट डोमेन को 5वें स्तर तक खोल सके, शायद तब आप घोस्ट पोस्ट ऑफिस के प्रभाव से बच सकते हैं। रोहित ने आगे और देरी करने की योजना नहीं बनाई। वह अपने कार्यों में तेज था, जल्दी से अपने घर की 5वीं मंजिल पर पहुंचा, अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हो गया। आलिया, मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैं कुछ समय के लिए दाचांग शहर में नहीं रहूंगा, उसने पुकारा। क्या? आवाज सुनते ही आलिया कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही वह बाहर आई, उसने रोहित को तेज कदमों से बाहर जाते हुए देखा और उसकी आकृति तेजी से ओझल हो गई। रोहित ने उस घुमावदार रास्ते पर कदम रखा और अनिकेत को एक संदेश भेजा। उसकी अनुपस्थिति में अनिकेत अस्थायी रूप से टीम का प्रभारी होगा। आखिरकार दाचांग शहर को किसी प्रभारी की आवश्यकता थी। उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, रोहित ने इसकी परवाह नहीं की। उसने इसे अनिकेत पर छोड़ दिया, क्योंकि वर्तमान स्थिति की तुलना में ये मामले काफ़ी मामूली थे। ये सड़क वास्तव में मौजूद नहीं है, फिर भी यह वास्तविकता और घोस्ट पोस्ट ऑफिस को जोड़ती है, जो लोगों को एक अलौकिक स्थान सुपरनैचुरल स्पेस में ले जाती है। रोहित की नज़र हल्की सी टिमटिमाई, क्योंकि वह इस घुमावदार रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। वह जितनी दूरी चला वह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घोस्ट पोस्ट ऑफिस एक समझ से परे तरीके से उसके आगे तेजी से निकट आ रहा था। वह अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप को महसूस कर सकता था, जो यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि घोस्ट पोस्ट ऑफिस वास्तव में रास्ते के प्रवेश द्वार से कितनी दूर था। ये घटना रोहित के लिए नई नहीं थी, उसने पहले भी एक से अधिक बार इसका सामना किया था, जैसे कि प्रेतवादित पेंटिंग्स के मामले में, इसलिए इसमें विशेष रूप से घबराने जैसी कोई बात नहीं थी। जल्द ही वह एक बार फिर घोस्ट पोस्ट ऑफिस के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। नियॉन लाइटें टिमटिमा रही थीं, बत्तियां चकाचौंध कर रही थीं, लेकिन आसपास का माहौल धुंध की तरह अंधेरे में घिरा हुआ था। कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, जीवन का कोई संकेत नहीं था, मानो यहाँ सब कुछ पोस्ट ऑफिस ही था, जो किसी अलौकिक दुनिया में अलग थलग पड़ा था। या शायद यह अलौकिक स्थान इसी घोस्ट पोस्ट ऑफिस के कारण अस्तित्व में था। अब 5:30 बजे हैं, रोहित ने समय जांचते हुए कहा। 6 बजे पोस्ट ऑफिस के अंदर की बत्तियां बुझ जाएंगी। तब भयानक भूत इमारत के अंदर घूमेंगे और पोस्ट ऑफिस के अंदर के लोगों पर हमला भी करेंगे। हालांकि वर्तमान में इसके शुरू होने की शर्तें अस्पष्ट थीं। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछली बार रोहित एक मैसेंजर नहीं था, फिर भी उसने जबरन पोस्ट ऑफिस में घुसपैठ की थी, या यह एक ही कमरे में रहने वाले लोगों के समूह के कारण हो सकता है। किसी भी स्थिति में, इन परिस्थितियों में, रोहित को दोबारा उस भयानक भूत द्वारा निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, वरना ये बेहद खतरनाक होगा। कैप्टन, अचानक पोस्ट ऑफिस के मुख्य द्वार के पास जोसेफ की आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त था, क्योंकि वह भी इस जगह पहुंच गया था। समय हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। रोहित ने अपना सिर हिलाया और पोस्ट ऑफिस के बड़े दरवाजों को धक्का देकर खोल दिया। वह और जोसेफ एक बार फिर घोस्ट पोस्ट ऑफिस में दाखिल हुए। पुराने लकड़ी के फर्श के तख्ते हर कदम के साथ चरमरा रहे थे। हवा में एक ठंडी, नम और सीलन भरी गंध भरी हुई थी, और मंद वातावरण में कुछ मंद बत्तियां आसपास के माहौल को रोशन करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। दोनों तरफ की दीवारों पर प्राचीन चित्रों की एक श्रृंखला टंगी हुई थी। चित्रों में पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान थे, जो सभी एक दूसरे से भिन्न थे। फिर भी इन छवियों ने ऐसे माहौल में एक अनिर्वचनीय भयावहता व्यक्त की, मानो चित्रों की आकृतियां किसी अजीब निगाह से आपको गुप्त रूप से देख रही हों। इसने व्यक्ति को असहज कर दिया, जिससे अनिवार्य रूप से संदिग्ध और शंकालु विचार आने लगे। ये पोस्ट ऑफिस की पहली मंजिल है, लॉबी। रोहित की नज़र थोड़ी सी बदली। जोसेफ ने पूछा, हमारे पिछले अनुमान के अनुसार हमें अब तक दूसरी मंजिल पर होना चाहिए।
क्या ये हो सकता है कि लाल पत्र रेड लेटर को कार्य के हिस्से के रूप में नहीं गिना गया था? क्या ये हमें दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति नहीं देता है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। हालांकि रोहित यहाँ पहले भी एक बार आ चुका था, लेकिन वह इस जगह के बारे में बहुत कम जानता था, क्योंकि उसने सैंडी और वानशिंग से जो जानकारी प्राप्त की थी वह सीमित थी। वे मैसेंजरों के बीच नए थे और घोस्ट पोस्ट ऑफिस के वास्तविक रहस्यों को वास्तव में उजागर नहीं कर सकते थे। केवल ऊपर के पुराने मैसेंजर ही शायद अधिक जानते होंगे। दोनों घिसे पिटे लकड़ी के फर्श पर चले और पोस्ट ऑफिस में गहराई तक पहुंचे। इस क्षण उनकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। सर्पिल लेआउट वाला मूल पहली मंजिल का कमरा गायब हो गया था। कमरे 11, 12, 13 ये सभी कमरे अब मौजूद नहीं थे। इसके बजाय उनकी जगह कई मीटर चौड़ी एक सीढ़ी ने ले ली थी। सीढ़ी भी लकड़ी की थी, जो उसी सामग्री से बनी थी जिससे वे पहले चले थे, लेकिन ये धुंधलेपन में ढकी हुई थी। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाता था, ये और अधिक काली होती जाती थी। अंततः ये देखना असंभव हो जाता था कि सीढ़ियों के शीर्ष पर क्या था। सीढ़ी वास्तव में दिखाई दे गई है, सैंडी सही कह रहा था। एक बार जब मैसेंजर ऊपर चढ़ने की शर्तों को पूरा कर लेता है, तो अगली मंजिल की सीढ़ी दिखाई दे जाएगी। रोहित की दृष्टि सूक्ष्म रूप से स्थानांतरित हुई। पिछली स्थिति को देखते हुए घोस्ट पोस्ट ऑफिस के भीतर की संरचना, लॉबी साझा की गई है। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, प्रत्येक स्तर शायद विभाजित है, और सही रास्ते के बिना आप ऊपर नहीं जा सकते। किसी घोस्ट कंट्रोलर के जबरन ऊपर जाने का प्रयास करने की संभावना वास्तव में बहुत कम है। साधारण मैसेंजरों का तो जिक्र ही न करें, वे घोस्ट पोस्ट ऑफिस के भीतर के नियमों का विरोध नहीं कर सकते। उसने अपने पीछे देखा। पोस्ट ऑफिस की मंद रोशनी वाली लॉबी खाली थी। ऐसा लगता है कि सन रूई अभी तक नहीं पहुंचा था। चलो पहले ऊपर चलते हैं। रोहित ने संकोच नहीं किया और तुरंत लकड़ी की सीढ़ियों पर कदम रखा और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। जोसेफ स्वाभाविक रूप से पीछे पीछे चला। एक आधिकारिक सदस्य के रूप में रोहित की टीम में शामिल होने के कारण उसका एक साथ कार्य करना स्वाभाविक था और उसे कोई शिकायत नहीं थी। वह हमेशा रोहित के आदेशों का पालन करता था। हालांकि अलौकिक चक्र में हाल ही में प्रवेश करने के कारण जोसेफ पर्याप्त अनुभवी नहीं था। उसमें साहस और अनुभव दोनों की कमी थी। लकड़ी की सीढ़ी उन घुमावदार रास्तों पर चलने से मिलती जुलती थी जिनका सामना उन्होंने पहले किया था। किसी अलौकिक प्रभाव के कारण दूरी और स्थान की अनुभूति उलझ गई थी। ऐसा लग रहा था कि वे केवल एक दर्जन या उससे अधिक सीढ़ियां चढ़े थे, लेकिन वास्तव में रोहित को भी नहीं पता था कि वे वास्तव में कहां प्रवेश कर चुके थे। आगे देखते हुए सब कुछ अभी भी अंधेरे में ढका हुआ था। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, जो घने कालेपन में बदल रहा था, जिससे सब कुछ दिखना बंद हो गया था। और पीछे देखने पर भी यही स्थिति थी। अब केवल सीढ़ियों का यही हिस्सा दिखाई दे रहा था। चरमरा आहट, चरमरा आहट। सीढ़ियों पर कदम रखते हुए रोहित की आवाज और भी तेज लग रही थी, और वह सीढ़ियों को हिलते हुए भी महसूस कर सकता था, मानो वे किसी भी क्षण ढह सकती हैं या टूट सकती हैं, जो बहुत असुरक्षित था। लेकिन एक अलौकिक स्थान में आसन पतन की अनुभूति वास्तव में कभी साकार नहीं होती है। ये सीढ़ी खुद लकड़ी से नहीं टिकी थी, बल्कि किसी प्रकार के अलौकिक बल के क्षरण से आकार ले रही थी। रुक जाओ! अचानक रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अचानक आगे सीढ़ियों पर एक व्यक्ति को देखा। उसे यकीन नहीं था कि वह इंसान ही था, क्योंकि वह व्यक्ति सीढ़ियों पर पेट के बल गिरा पड़ा था। लेकिन उस व्यक्ति की पोशाक पुरानी शैली की थी, इस युग की नहीं, बल्कि चीनी गणराज्य काल के सूट से मिलती जुलती थी, और शरीर इतना अकड़ा हुआ था कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, जिसमें सांस का कोई नामोनिशान नहीं लग रहा था। क्या ये कोई भूत हो सकता है? जोसेफ ने सावधानी से फुसफुसाते हुए कहा। यह सिर्फ एक शव हो सकता है। बेशक, हम भूत होने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं। चलो पास चलकर देखते हैं। अगर कुछ होता है तो हम चर्चा करेंगे कि क्या करना है। रोहित की नज़र थोड़ी सी बदली। वह सीढ़ियों पर पड़े शव को देखकर मुड़कर भागा नहीं, बल्कि निर्भीकता से आगे बढ़ा। भले ही वह एक भूत ही क्यों न हो, जब तक भूत के मारने के नियम सक्रिय नहीं होते हैं, तब तक निशाना बनाए जाने की संभावना अभी भी कम होती है। थोड़ा पास जाने पर उसने मृत व्यक्ति को और भी स्पष्ट रूप से देखा। वह सचमुच एक शव था। पीला रंग, कुछ हिस्सों पर चोट के निशान, शरीर ठंडा, मानो कई दिनों से मरा हुआ हो। लेकिन कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति सिर्फ कुछ दिन पहले ही नहीं मरा था, बल्कि बहुत लंबे समय से मरा हुआ था। शरीर सड़ नहीं रहा था, और रोहित यह निर्धारित नहीं कर सका कि व्यक्ति को मरे हुए कितने दिन हो चुके थे। वह सिर्फ इतना जानता था कि फिलहाल इस शख्स से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहां कोई हलचल नहीं थी। झूठी चेतावनी, इस शव को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो, रोहित ने कहा। दोनों ज्यादा देर तक नहीं रुके।
दूसरी मंजिल पर जाने की इच्छा के साथ वे यहाँ बहुत देर तक रहने से भी डरते थे, कहीं ऐसा न हो कि कोई अकल्पनीय खतरा आ जाए। हालांकि अभी अभी मिले शव से कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उनके दिलों पर पहले ही एक छाया डाल दी थी। आखिरकार घोस्ट पोस्ट ऑफिस के भीतर वास्तव में प्रतिशोधी भूत थे। जैसे ही रोहित और जोसेफ वहां से चले, वह शव जो सीढ़ियों पर शांत, अकड़ा हुआ और निश्चल पड़ा हुआ था, रहस्यमयी परिस्थितियों में कुछ सीढ़ियां नीचे फिसल गया। शरीर पहले की तरह उसी स्थिति में रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। अध्याय 814 कमरे पर कब्जा। सीढ़ी पर पड़े उस विचित्र शव को पार करने के बाद रोहित और जोसेफ एक अलौकिक प्रभाव के तहत सीढ़ियों पर छाई धुंधली और कोहरे भरी चादर से गुजरते हुए किसी अज्ञात स्थान पर पहुंचे। घोस्ट पोस्ट ऑफिस की दूसरी मंजिल आ चुकी थी। एक यू आकार का गलियारा, पुराना और उदास, जिसे सीढ़ी के वेल में जल रही कुछ पीली बत्तियों द्वारा मुश्किल से रोशन किया गया था। पास की दीवारें पुरानी और धुंधली थीं, जो कई धब्बों से ढकी थीं, जैसे सूखा हुआ खून फैला हुआ हो। साथ ही कुछ अजीब खरोंचें और विचित्र काले चित्र भी बने थे, जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने दीवार पर स्याही से लिखा हो। दूसरी मंजिल की संरचना पहली मंजिल से अलग नहीं थी। एकमात्र अंतर यह था कि घोस्ट पोस्ट ऑफिस का मुख्य हॉल यहां से दिखाई नहीं दे रहा था। कैप्टन यंग, हम पहुंच गए हैं। ये घोस्ट पोस्ट ऑफिस की दूसरी मंजिल होनी चाहिए। जोसेफ ने चारों ओर देखा, फिर अपने पीछे ध्यान देते हुए कहा, जिस सीढ़ी से हम ऊपर आए थे वह गायब हो गई है। उनके पीछे एक पुरानी दीवार थी, जिसकी पपड़ीदार पेंट और तरह तरह के धब्बे दिखाई दे रहे थे। लकड़ी की सीढ़ी का अब कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा बिंदु है जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। जो लोग पोस्ट ऑफिस में प्रवेश करते हैं वे केवल ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते, जैसा कि उस सैंडी ने उल्लेख किया था। रोहित ने फिर से समय जांचते हुए टिप्पणी की। लाइट बंद होने में हमारे पास 20 मिनट और हैं। चलो रहने के लिए एक कमरा ढूंढते हैं और फिर स्थिति का आकलन करते हैं, जोसेफ ने कहा। कैप्टन, वह सन रूई अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या तुमने उसे पहले सूचित किया था? रोहित ने पूछा। मैंने किया था, रोहित ने कहा। फिर इतना काफ़ी है। दहान शहर का प्रमुख होने के नाते वह कुछ मामलों में उलझा हो सकता है। हम अभी के लिए इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये कहते हुए वह पुराने गलियारे में निकटतम कमरे की ओर बढ़ा। ऊपर के कमरों के नंबर बदल गए थे। 21, 22, 23, 27 तक 2 मंजिल का नंबर है। अगला नंबर कमरे का नंबर है। इस मंजिल पर भी केवल 7 कमरे थे, 7 मैसेंजरों के अनुरूप। लेकिन ये केवल एक आदर्श परिदृश्य है। ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है जो ये कहता हो कि एक कमरे में केवल एक ही व्यक्ति रह सकता है। पिछली बार पहली मंजिल पर रोहित और उसका समूह बिना किसी समस्या के एक कमरे में रहे थे। हालांकि यदि अधिक लोग एक कमरे में रहते हैं तो उन पर पोस्ट ऑफिस में घूमने वाले भूत द्वारा हमला किया जा सकता है। शायद एक कमरे में लोगों की संख्या की एक सीमा हो सकती है। उस सीमा से अधिक होने पर भूत उस कमरे के सभी लोगों को खत्म कर सकता है। बेशक ये केवल एक अटकलबाजी है। क्या वास्तव में ऐसा है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। न ही कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध है। जैसे ही रोहित गलियारे में आगे बढ़ा, उसने उत्सुकता से रस्सी के एक हिस्से के साथ नीचे झांका ताकि वह देख सके कि क्या उसे पहली मंजिल दिखाई दे रही है। ये देखने के लिए कि क्या दूसरी मंजिल से पहली मंजिल को देखना संभव था या नहीं। परिणाम निराशाजनक था। वह पहली मंजिल पर कुछ भी नहीं देख सका। दूसरी मंजिल के नीचे अंधेरा फैला हुआ था, जो कुछ मीटर के बाद धुंधला हो जाता था, जैसे बिना अंत वाला कोई अथाह गड्ढा हो, जो सहज रूप से एक अकथनीय डर पैदा कर रहा था। ये जानते हुए भी कि ये दूसरी मंजिल है, शायद ही कोई नीचे कूदने का प्रयास करने का साहस करेगा। धड़ाम। हालांकि ठीक इसी क्षण अचानक निकटतम कमरे नंबर 21 से दरवाजा जोर के धमाके के साथ खुला और एक हिंसक आवाज गूंजी, कमीनी औरत, बाहर निकल। तू सोचती है कि तू मेरे कमरे में रह सकती है? तू खुद को समझती क्या है? चोटों से भरी एक महिला को बेरहमी से कमरे से बाहर लात मारकर फेंक दिया गया और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी त्वचा खुरदरी सतह से रगड़ खाकर छिल गई। खून तेजी से बहने लगा। उसकी बिखरी हुई हालत काफी दयनीय थी। कैप्टन, यह मोनिशा नाम की वही महिला है। हमने इसे पिछली बार नीचे देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी दूसरी मंजिल पर आ गई है। ऐसा लगता है कि हमारा पिछला अनुमान सही था। लाल पत्र कठिन होते हैं, लेकिन एक पूरी मंजिल के मैसेंजरों को पहले आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। जोसेफ ने महिला को तुरंत पहचान लिया और जल्दी ही समझ गया कि उनके सामने क्या हो रहा था। ये निश्चित रूप से इसलिए हुआ होगा क्योंकि रोहित ने सफलतापूर्वक एक पत्र वितरित किया था और वह उनसे पहले ऊपर आ गई थी। लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर पर्याप्त कमरे उपलब्ध न होने के कारण मोनिशा ने स्पष्ट रूप से कमरों में से एक में प्रवेश करने की कोशिश की थी, जिससे उसे मूल कमरे के मालिक के साथ बातचीत करनी पड़ी। स्पष्ट रूप से बातचीत विफल रही और उसे बाहर खदेड़ दिया गया।
अब 20 मिनट से भी कम समय बचा था। 6 बजे तक पोस्ट ऑफिस की बत्तियां बुझ जाती हैं और भयंकर भूत अंदर घूमने लगते हैं। बाहर रहने की हिम्मत कौन कर सकता है? मोनिशा ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में डर और निराशा थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब उसने कमरे में वापस रेंगने की कोशिश की, तभी एक कठोर चेहरे वाले पुरुष ने उसे फिर से लात मार दी। ये कमरा पहले से ही भरा हुआ है, दफा हो जाओ। मत करो, कृपया ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे सिर्फ एक रात के लिए रहने दो, सिर्फ एक रात, मैं किसी भी शर्त पर सहमत होने के लिए तैयार हूँ। मोनिशा को जमीन पर गिरा दिया गया था, लेकिन अपने दर्द के बावजूद वह गुहार लगाती रही। कठोर चेहरे वाले आदमी ने कहा, यहाँ हंगामा करती रहोगी तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें अभी ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। इस पोस्ट ऑफिस में कुरियरों को मारने से मना नहीं किया गया है, खासकर तब जब तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। आह, तुम झूठे हो। तुम लोग पहले स्पष्ट रूप से सहमत हुए थे कि जब तक मैं हर बार तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं ठहर सकती हूँ। इस बिंदु पर मोनिशा चीखते हुए टूट पड़ी, वह निराशा में बिलख रही थी। लेकिन उसने कभी भी पलटवार करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह विरोध नहीं कर सकती थी, वह सिर्फ एक साधारण महिला थी। इस पोस्ट ऑफिस में अभी भी योग्यतम के अस्तित्व का नियम ही चलता है। हुम्फ। कठोर चेहरे वाले आदमी ने फिर रोहित और जोसेफ पर एक नज़र डाली, जिसकी आंखों में एक कड़ी चेतावनी थी, जो उनसे कह रही थी कि वे कमरा नंबर 21 को परेशान करने की कोशिश न करें। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा बंद कर दिया गया था। ऊ। मोनिशा जमीन पर लेटी रो रही थी, बेहद दयनीय लग रही थी। रोहित ने ये सब देखा और धीरे धीरे चलकर मोनिशा नाम की महिला के पास पहुंचा और बिना किसी भाव के उसकी ओर नीचे देखने लगा। क्या तुम सच में जीवित रहना चाहती हो? रोहित को देखकर मोनिशा की सिसकियां कुछ कम हुईं और तिनके का सहारा लेते हुए वह रोहित के पाजामे को पकड़कर लिपट गई। मैं मरना नहीं चाहती, मेरा पति है, बच्चे हैं और माता पिता हैं, मैं मरना नहीं चाहती। मेरी बेटी सिर्फ 5 साल की है, मैं मरना नहीं चाहती। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर जीवित रहने की तीव्र इच्छा है, लेकिन इस पोस्ट ऑफिस में प्रवेश करने वाली एक साधारण इंसान होने के नाते मौत केवल समय की बात है। रोहित ने उदासीन स्वर में एक क्रूर वास्तविकता व्यक्त की। वह किसी ठंडे बुत की तरह था, दया या सहानुभूति से पूरी तरह रहित। कृपया, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। वो मोनिशा रोई, वह ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही थी, बस जीवित रहना चाहती थी। जहाँ तक वह कितने समय तक जी सकती थी, उसे नहीं पता था, न ही वह इसे नियंत्रित कर सकती थी। रोहित का स्वर अभी भी ठंडा था। ठीक है, मैं इस एक बार तुम्हारी मदद करूंगा। सच में? मोनिशा ने अचानक अपना सिर उठाया, उसका थका हुआ चेहरा चोटों और खून के धब्बों से भरा था, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। बस इस एक बार, क्योंकि पहली मंजिल का मैसेंजर मेरे आने के कारण समय से पहले ऊपर आ गया, जिससे पोस्ट ऑफिस के सामान्य कामकाज में बाधा आई होगी, इसलिए इसे मुआवजे के रूप में समझो। इसके अलावा उस आदमी ने मुझे जो नज़र दी थी वह बहुत गलत थी, जो एक चुनौती जैसी लग रही थी, और संयोग से मुझे रात बिताने के लिए एक कमरे की आवश्यकता है, तो चलो उनका निपटारा करते हैं। रोहित ने अपनी नज़रें हटाईं, कमरा नंबर 21 की ओर देखा। जोसेफ, दरवाज़ा खोलो। ठीक है, कैप्टन। जोसेफ तुरंत कमरा नंबर 21 के दरवाजे पर गया। ये पुराना लकड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिससे इसे खोलना आसान नहीं था। फिर भी उसने केवल दरवाजे की कुंडी को छुआ और पुराना लकड़ी का दरवाज़ा बिना किसी प्रयास के चरमरा कर खुल गया, जो थोड़ा अकल्पनीय था। दरवाज़ा खुल गया। एक गंदी हवा आगे की ओर आई। धुआं, फफूंदी और खट्टी बदबू। ये बहुत असुविधाजनक था। इस समय दरवाज़ा किसने खोला? क्या तुम मरना चाहते हो? अंदर से एक गर्जना आए, बनियान पहने एक आदमी ने गुस्से में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने दरवाजे पर जोसेफ और रोहित को खड़े देखा। क्या बाहर अभी भी लोग हैं? दोस्तों, अगर समझदार हो तो रफू चक्कर हो जाओ, ये कमरा पहले से ही भरा हुआ है, हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते हैं, और यदि तुम इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हो, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बाद में क्या करूंगा। बनियान पहना हुआ आदमी क्रूर और धमकी भरा लग रहा था। रोहित ने कुछ नहीं कहा, इस व्यक्ति की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए बस कमरे में दाखिल हो गया। छोकरे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अभी अभी मंजिल पर आया एक मामूली कुरियर यहाँ हेकड़ी दिखाने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम मौत ढूंढ रहे हो? बनियान पहने आदमी ने लापरवाही से पास से एक बेसबॉल बैट उठाया और वार करने के लिए हाथ उठाते हुए आगे बढ़ा। सच में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। हालांकि अगले ही पल उसकी माथे पर एक ठंडी सुनहरी पिस्तौल तान दी गई। भाई, शांत हो जाओ, मारना गैरकानूनी है। बनियान पहने आदमी का हाथ हवा में ही जम गया और उसके चेहरे पर अनजाने में ठंडा पसीना निकल आया।
बोलते हुए उसने अपने पास रखी लकड़ी की मेज की ओर सूक्ष्म रूप से देखा। वहां एक बैग रखा था, उसमें आग्नेयास्त्र हथियार भी थे। चूंकि वह दूसरी मंजिल पर मैसेंजर बनने आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बिना तैयारी के नहीं रहता। आमतौर पर ऐसी चीजें प्रतिबंधित होती हैं। उन्हें बैग में रखा जाता था और आसानी से सामने नहीं लाया जाता था, क्योंकि पकड़े जाने पर उसे निश्चित रूप से जेल की सजा भुगतनी पड़ती। उस समय डिलीवरी में विफल होने के परिणाम अज्ञात मृत्यु जितने ही बुरे होते। धड़ाम। हालांकि अगले ही पल गोली चल गई। बनियान पहना हुआ आदमी तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, खून की बौछार होने लगी और उसका शरीर ऐंठने लगा। तुम्हारे जैसा कचरा बाहर छोड़ दिया जाए तो एक शातिर अपराधी के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें गड़बड़ डिलीवरी के लिए रखने के बजाय अभी भेज देना ही बेहतर है। रोहित का भाव ठंडा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बस उस आदमी का काम तमाम कर दिया। हालांकि जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, अंदर का कमरा अचानक खुल गया। क्या हो रहा है? क्या हुआ? अचानक हुए तेज शोर को सुनकर पहले का कठोर चेहरे वाला आदमी तेजी से बाहर भागा। जब उसने फर्श पर ऐंठते हुए शरीर को देखा और रोहित को लिविंग रूम में खड़े देखा तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या ये तुम हो? पहले बाहर उसने रोहित को देखा था। उसने सोचा था कि यह बंदा मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अंदर घुस आया। ठीक नहीं हुआ। कठोर चेहरे वाले आदमी को स्थिति का एहसास हुआ। ये जानते हुए कि रोहित के पास हथियार है, वह मुकाबला करने की तैयारी के लिए वापस कमरे की ओर मुड़ गया। रोहित की नज़र थोड़ी सी बदली उसकी ओर देखते हुए, फिर वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। जिस आदमी ने अभी अभी कमरे का दरवाजा बंद किया था, उसने तुरंत बैग में सामान खंगाला और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। जवाहरलाल, बाहर क्या हुआ? गोलीबारी क्यों हुई? कमरे में एक और आदमी था। कोई पहली मंजिल से ऊपर आया है। सिर्फ वह औरत नहीं बल्कि 2 आदमी भी हैं। धिक्कार है। आज क्या हो रहा है? इतने सारे लोग एक साथ ऊपर क्यों आ गए? और यह बंदा सख्त है, उसने अभी अभी ओल्शू को मार डाला और अब वह हमारी तरफ आ रहा है। जवाहरलाल के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। हालांकि यह कोई अलौकिक मुठभेड़ नहीं थी, लेकिन इस तरह की गोलीबारी बहुत खतरनाक थी और आज चीजें आसानी से गलत हो सकती थी, जिससे यहाँ मौत भी हो सकती थी। फिर चलो बाहर के उन दोनों को खत्म करते हैं। दूसरे आदमी को ओल्शू की मौत की परवाह नहीं थी। वह बिस्तर से लुढ़का और सीधे एक हथियार उठा लिया। उनके पास इतने सारे हथियार होने का कारण ये था कि जवाहरलाल विदेश में रह चुका था। पोस्ट ऑफिस कहीं से भी लोगों को ला सकता था। स्वाभाविक रूप से वे कुछ काम करने के लिए इस सुविधा का उपयोग भी कर सकते थे, लेकिन उनके हथियार केवल ऊपर आने वाले कुछ नए लोगों को डराने धमकाने के लिए थे। कुछ विशेष मैसेंजरों का सामना करने पर हथियार अब ज्यादा काम के नहीं रह गए थे। हालांकि जैसे ही वे दोनों कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे, दरवाजा रोहित द्वारा लात मारकर खोल दिया गया। अपार ताकत ने एक व्यक्ति को सीधे उड़ा दिया, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। तुम? जवाहरलाल चौंक गया। उसने हड़बड़ी में बदला लेने की कोशिश की। हालांकि उसकी उंगलियां अकड़ गईं, वह हिलने में असमर्थ था। उसे नहीं पता था कि कब, लेकिन एक ठंडे काले पड़े हाथ ने उसके अपने हाथ को ढका हुआ था और उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे वह ट्रिगर नहीं दबा पा रहा था। एक भूत। जवाहरलाल का सिर घूम गया। वह सहज रूप से उस चीज को झटकना चाहता था। क्या इस कमरे में सिर्फ तुम तीनों ही हो? रोहित ने उसे नजरअंदाज करते हुए केवल एक हल्की नजर डाली। वास्तव में सिर्फ 3। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों ने अस्थायी रूप से टीम बनाई थी, क्योंकि अकेले डिलीवरी करना काफी कठिन होता। या शायद वे सभी कमरा नंबर 21 के मैसेंजर थे, जो खुशकिस्मत थे कि वे बच गए थे, इसलिए वे एक ही कमरे में रहे। तुम वास्तव में कौन हो? नीचे के मैसेंजरों के पास तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जवाहरलाल ने महसूस किया कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर रखी बर्फीली ठंडी हथेली हिलना बंद हो गई थी। वह समझ गया, ये सब उसके सामने खड़े व्यक्ति द्वारा रचा गया था। ये व्यक्ति वास्तव में अलौकिक क्षेत्र में भयानक भूतों को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा कौशल यहाँ तक कि तीसरी मंजिल के मैसेंजर भी शायद इसके सक्षम न हों। लेकिन जितना अधिक ऐसा था, वह उतना ही अधिक डर गया। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी दुर्जय व्यक्ति द्वारा निशाना बनाया गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम 6 बजे बत्तियां बुझने के बाद बाहर गलियारे में जीवित रह सकते हो, रोहित ने ठंडे स्वर में कहा। चटक। जवाहरलाल दर्द से चीख पड़ा। उसकी पूरी बांह विकृत रूप से मुड़ गई थी, जो केवल उसकी बांह पर टिकी एक हथेली के कारण हुई थी। ये केवल एक हथेली थी, बिना बांह की, ठंडी और काली, फिर भी अकल्पनीय रूप से ऐसी ताकत रखती थी। यद्यपि घोस्ट हैंड का आवंटित कोटा घोस्ट टाइप पर इस्तेमाल किया गया था, घोस्ट हैंड की अलौकिक शक्ति स्वयं अभी भी मौजूद थी।
ये भूत नियंत्रकों गोस्ट टेमर्स से नहीं निपट सकती थी, लेकिन साधारण लोगों से निपटना बहुत आसान था। मुझे जाने दो, मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि मैसेंजरों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। कुछ पत्रों के लिए विशिष्ट संख्या में लोगों की आवश्यकता होती है, और यदि लोग कम हैं तो पत्रों को सफलतापूर्वक वितरित करना लगभग असंभव है। जवाहरलाल ने अत्यधिक पसीना बहाते हुए कहा। क्या ऐसा है? ये वास्तव में दुखद है। मेरी तरफ पर्याप्त लोग हैं, रोहित ने कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह आदमी फिर से चीख पड़ा। एक पैर मुड़ गया और विकृत हो गया, और हड्डियों के टूटने की आवाज धीमी गति से उठी। कुछ क्षण बाद रोहित उस आदमी को कमरा 21 से बाहर खींच लाया। उसे आज रात बाहर रहने दो, देखते हैं कि क्या वह ठीक रहेगा। साथ ही मेरे कमरे के कचरे को साफ करने में मेरी मदद करो, रोहित ने कहा। ठीक है कैप्टन। जोसेफ ने जवाहरलाल नाम के आदमी पर एक नज़र डाली, जिसमें सहानुभूति का कोई निशान नहीं था। ये बंदा कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसे नीचे गिराया जाना ही सही था। वह अभी तक मरा नहीं था क्योंकि उसमें अभी भी थोड़ा अवशेष मूल्य बचा हुआ था। लेकिन सावधानी के तौर पर जोसेफ ने फिर भी पूछा, कैप्टन, क्या हमें उससे कुछ जानकारी निकालने की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। दूसरी मंजिल के मैसेंजर जो जानकारी जानते हैं वह वैसे भी बहुत सीमित है। मेरा लक्ष्य कम से कम चौथी मंजिल तक पहुंचना है, रोहित ने कहा। जल्द ही जवाहरलाल को गलियारे में फेंक दिया गया। वह अत्यधिक पसीने से लथपथ, अत्यधिक दर्द में और क्रोध से भरा हुआ था। काश वह इस आदमी के पूरे परिवार को मार पाता, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की। पहली मंजिल के इस मैसेंजर ने वास्तव में अलौकिक शक्तियां हासिल कर ली थीं, ये बस अकल्पनीय था। ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। हालांकि जल्द ही उसके भीतर से डर की एक लहर उठी। वह जानता था कि 6 बजने वाले हैं और पोस्ट ऑफिस बत्तियां बंद कर देगा। लाइट बंद होने के बाद का आतंक। दूसरी मंजिल का कोई भी मैसेंजर इससे अनजान नहीं था। आखिरकार वे अब नए खिलाड़ी नहीं थे। तुम अब अंदर आ सकती हो। रोहित ने मोनिशा नाम की महिला की ओर देखा। मोनिशा उस समय घबराई हुई थी। उसने रोहित को देखने के लिए अपना सिर उठाने की हिम्मत भी नहीं की। सिर झुकाए कमरे में चली गई, डरती और झिझकती हुई। रोहित ने समय जांच लिया। लाइट बंद होने में 10 मिनट से भी कम समय बचा था। पहली मंजिल के लोग, सैंडी और वान शिंग नाम का वह व्यक्ति, साथ ही सन रूई भी नहीं आए हैं। यह कोई संयोग नहीं है, वे पहले ही किसी कमरे में पहुंच चुके होंगे, रोहित ने देखा। लेकिन इस क्षण किसी कमरे का दरवाजा नहीं खुला। हर कमरा कसकर बंद था। हालिया हंगामे ने दूसरों को बाहर आकर्षित नहीं किया, लेकिन ये थोड़ा अनुचित था। अगर सन रूई आ गया होता तो फिर न मिलने का कोई कारण नहीं था। क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ होगा? रोहित ने फिर सोचा। भूल जाओ, कल स्थिति देखेंगे। इस पर ज्यादा न सोचते हुए वह मुड़ा और वापस अपने कमरे में चला गया। आखिरकार बत्तियां बुझने ही वाली थीं और अपनी वर्तमान स्थिति में वह पोस्ट ऑफिस के भीतर के भयंकर भूतों का सामना नहीं करना चाहता था। अध्याय 815 दूसरा पत्र। घोस्ट पोस्ट ऑफिस के भीतर ठीक 6 बजे बत्तियां बुझ गईं। धुंधले गलियारे में जल रही हल्की पीली चमक तुरंत गायब हो गई और पास की हर चीज अंधेरे में घिर गई। रोशनी का एकमात्र स्रोत कमरों से आ रहा था। लेकिन बत्तियां बुझने से पहले गलियारे में अभी भी एक व्यक्ति मौजूद था। वह व्यक्ति जवाहरलाल था, जिसे रोहित ने कमरा नंबर 21 से बाहर फेंक दिया था। बेशक गलियारे में खड़े जवाहरलाल का मरना पूरी तरह से तय नहीं था। बत्तियां बुझने के बाद के खतरों से बचने के लिए उसके पास अभी भी अन्य कमरों में शरण लेने का अवसर था। हालांकि रोहित के कदम ने उसके लिए इस संभावना को भी खत्म कर दिया था, क्योंकि रोहित ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। वह अब एक अपाहिज की तरह था, स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ, दर्द में कराहते हुए दरवाजे पर ही रहने के लिए मजबूर था और धीरे धीरे उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब रोशनी चली जाएगी। दूसरी मंजिल के अन्य कमरों में अन्य कुरियर हो सकते थे, लेकिन इस समय उसे बचाने के लिए कोई बाहर नहीं आया। ऐसा लग रहा था मानो ऐसी घटनाएं अब सामान्य हो गई हों, या शायद कुरियर के रूप में अपने समय के दौरान कई लोगों ने उदासीन होना सीख लिया था और वे ऐसे मामलों में खुद को नहीं उलझाते थे। जवाहरलाल की भयभीत निगाहों के बीच उसकी आकृति जल्द ही बत्तियां बुझने के बाद छा जाने वाले अंधेरे में लीन ली गई। पोस्ट ऑफिस के भीतर सब कुछ एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। क्या कैप्टन यंग चाहते हैं कि वह बंदा पोस्ट ऑफिस के अंदर के कुछ नियमों की पड़ताल करे? जोसेफ कमरे के अंदर दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गया, ताकि अंधेरे में से अचानक कुछ भी अंदर न घुस पाए। रोहित ने कहा, वह तो बस एक अतिरिक्त लाभ है। असली कारण यह है कि मैं उसे मारना चाहता था। मुझे बस लगा कि उसे आसानी से मारना उसके लिए बहुत आसान होगा और मैं चाहता था कि वह डर का स्वाद चखे।
ऐसे कचरे को वास्तव में जीने का कोई हक नहीं है। जोसेफ इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत था। इस तरह के व्यक्ति ने अपनी इंसानियत खो दी है, उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से विकृत हो चुका है, और हालांकि वे घोस्ट मास्टर नहीं हैं, फिर भी वे कुछ घोस्ट मास्टरों से भी अधिक नीच हैं। तुम रात के पहले पहर में पहरा दो, मैं दूसरे पहर में देखूंगा। हमारे पिछले अनुभव के अनुसार पत्र सुबह के बाद ही प्रकट होना चाहिए। रोहित ने कहा, पत्र प्रकट होने के बाद हम अन्य मामलों पर विचार करेंगे। जोसेफ ने सिर हिलाया, फिर कमरे के अंदर एक बार फिर देखा। कैप्टन, उस महिला का क्या? उसकी परवाह मत करो, अगर वह बच सकती है तो ठीक है, अगर नहीं तो हम ज्यादा चिंता नहीं कर सकते। यहाँ प्रवेश करने वाले साधारण लोगों के साथ क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भले ही वह आज रात बच जाए, फिर भी वह अगली डिलीवरी टास्क को पार नहीं कर पाएगी। रोहित ने समझाया, ये बात भी सच है। जोसेफ अब इस पर और चिंता नहीं करने लगा। वह धीरे धीरे रोहित के तटस्थ और व्यवहारिक दृष्टिकोण को समझने लगा था। ये वास्तव में उदासीनता नहीं है, बल्कि यह कि यहाँ बहुत सारे साधारण लोग हैं और उन सभी को बस बचाया नहीं जा सकता। यदि मैं सभी को बचाने की कोशिश करूं, तो एक घोस्ट मास्टर के रूप में मैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी मारा जाऊंगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि कई लोग जीवन के प्रति उदासीन हैं, बल्कि यह है कि अलौकिक घटनाओं की गंभीरता की तुलना में जीवन तुच्छ है। रात बहुत शांत बीती। गलियारे के बाहर से कोई गड़बड़ी नहीं आई, और जो दुष्ट भूत पहले पोस्ट ऑफिस के अंदर घूमा करता था, वह इस बार दिखाई नहीं दिया। रोहित की चिंताएं थोड़ी अनावश्यक लग रही थीं, लेकिन यह एक अच्छी बात थी। इसने कम से कम ये पुष्टि कर दी कि बाहर से आए घुसपैठिए रोहित और जोसेफ लगातार भूतों के निशाने पर नहीं थे। हालांकि दोनों ने बारी बारी से रात में पहरा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन वास्तव में उस रात दोनों में से कोई भी बिल्कुल नहीं सोया। इस प्रेतवादित जगह पर सामान्य लोग अनिद्रा से पीड़ित होते हैं और सो नहीं पाते हैं, घोस्ट मास्टर्स का तो कहना ही क्या। इसके अलावा रोहित खुद बिना खाए पिए या सोए कई दिनों तक रह सकता था। उसके शारीरिक कार्य पहले से ही सामान्य लोगों से भिन्न थे, लेकिन फिर भी उसने खुद पर दुष्ट भूतों के प्रभाव को कम से कम करने के लिए जितना संभव हो सके साधारण आदतों को बनाए रखने की कोशिश की। सुबह हो गई, कमरे की बत्तियां बुझ गईं। हल्की पीली धुंधली रोशनी ने एक बार फिर बाहर के गलियारे को रोशन कर दिया। अंधेरे से घिरे घोस्ट पोस्ट ऑफिस ने एक नए दिन का स्वागत किया। रोहित ने पहले कमरे के चारों ओर तलाशी ली और कोई नया पत्र नहीं मिला। ये सोचते हुए कि उससे कुछ छूट गया होगा, उसने बहुत गहराई से तलाशी ली। नया पत्र कमरे में नहीं है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। जोसेफ ने भी अपनी ऊर्जा वापस पा ली, जबकि मोनिशा नाम की महिला सुस्त और दयनीय दिखती हुई बेडरूम से बाहर आई और डरती हुई बाहर निकली। रोहित कमरे के बाहर गलियारे में निकला। एक अजीब बात हुई। जवाहरलाल नाम का वह आदमी, जिसे पिछली रात गलियारे में छोड़ दिया गया था, गायब हो गया था। उसकी आकृति अब गलियारे में नहीं थी। एक जीवित इंसान बस ऐसे ही गायब हो गया। जब मैं कल रात पहरे पर था, तो मुझे दरवाजे के बाहर से कोई शोर सुनाई नहीं दिया। अगर उसने किसी दुष्ट भूत के हमले का सामना किया होता, तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आनी चाहिए थीं। जोसेफ ने रोहित का अनुसरण करते हुए स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। रोहित ने कहा, हो सकता है कि रोशनी बुझने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो गई हो, लेकिन उसकी मौत यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि रोशनी बुझने के बाद आप वास्तव में बाहर नहीं रह सकते। पोस्ट ऑफिस के भीतर ऐसा कोई नियम प्रतीत होता है कि रोशनी बुझने के बाद इंसान को मरना ही होगा। ऐसा लगता है कि इस संभावना की उम्मीद बहुत अधिक है। जोसेफ ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा, जो काफ़ी गंभीर दिख रहा था। ये वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक नियम था। कमरे से निकाले गए लोग समय आने पर मारे जाते हैं। तब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रत्येक कमरे में केवल कुछ ही मैसेंजर हैं। ये जानना मुश्किल है कि इंसान के दिल में क्या है। अगर बहुत सारे लोग हैं, तो कौन विश्वास के साथ कह सकता है कि वे एक दिन दरवाजे के बाहर रोके जाने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। लेकिन ठीक इसी क्षण अन्य कमरों के दरवाजे खुल गए। एक एक करके अन्य कमरों से मैसेंजर बाहर आए। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। कुछ कमरों पर एक ही व्यक्ति का कब्जा था, कुछ पर दो, और एक कमरे में 3 लोग रहते थे। 3 निवासियों वाला कमरा सैंडी, वानशिंग और एक अनजान आदमी का था। स्पष्ट रूप से वे कल पहले आए थे और समय से पहले कमरे में चले गए थे। रोहित, वह सचमुच आ गया है। ऐसा लगता है कि कल रात का हंगामा उसी ने फैलाया था और कमरा नंबर 21 पर स्पष्ट रूप से जबरन कब्जा कर लिया गया था। सैंडी रोहित को देखकर कुछ हद तक प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने ये भी देखा कि जो लोग मूल रूप से उस कमरे में रहने में कड़े थे, वे गायब हो गए थे और घर से बाहर नहीं आ रहे थे। हर किसी ने ऐसे अंत का अंदाजा लगा लिया था। रोहित को नाराज करना अलौकिक घटनाओं से मरने से भी अधिक त्वरित है। सन रूई नहीं आया।
रोहित का भाव थोड़ा बदला, वह निश्चित हो सकता था कि दूसरी मंजिल के मैसेंजरों के इस समूह के बीच सनरुई का कोई निशान नहीं था। इसका केवल यह अर्थ हो सकता है कि सनरुई दूसरी मंजिल पर आया ही नहीं था। क्या बात है, इस बार इतने सारे मैसेंजर एक साथ क्यों आ रहे हैं? क्या कुछ गलत हो गया है? क्या मजाक है, बाकी कमरों पर भी कब्जा हो गया है? इससे 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोग हो जाते हैं। मुझे पता था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मैंने पिछले हफ्ते ही एक लेटर डिलीवर किया था, अब मेरी बारी नहीं है। मुझे कम से कम 1 महीने के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। सही है, क्या तुम्हें वह पत्र मिला है जिसे इस बार डिलीवर करने की आवश्यकता है? दूसरी मंजिल के मैसेंजरों का ये समूह तुरंत आपस में चर्चा करने लगा। वे इस बात से हैरान थे कि अन्य कमरों में भी मैसेंजर मौजूद थे। ये पूरी तरह से भरा हुआ था। आमतौर पर मैसेंजरों को घोस्ट पोस्ट ऑफिस द्वारा तभी लाया जाता है जब पत्र डिलीवर करने का समय होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यावहारिक रूप से इस मंजिल के सभी 7 कमरों के पूरी तरह भरे होने की संभावना नहीं है। पोस्ट ऑफिस का अस्तित्व लोगों को मारना नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ऐसे नियम नहीं बनाएंगे जो जानबूझकर मैसेंजरों को मारें। लेकिन इस बार स्थिति असाधारण थी। ऐसा लग रहा था मानो दूसरी मंजिल पर जमा हुए सभी मैसेंजर इकट्ठा हो गए हों, जिसमें सैंडी, वानशिंग, मोनिशा और रोहित और जोसेफ जैसे लोग शामिल थे जो अभी अभी पहली मंजिल से ऊपर आए थे। पत्र मिल गया, यहाँ पर। 30 के दशक के एक स्थिर व्यवहार वाले आदमी ने कुछ देखा और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। वह गलियारे के एक कोने में पहुंचा जहां मोड़ पर एक विशिष्ट लाल पत्र रखा हुआ था। एक लाल पत्र? वह आदमी जाहिर तौर पर रुका, कुछ हैरान लग रहा था। हो ही नहीं सकता, एक और लाल पत्र। सैंडी की आंखें सिकुड़ गईं, वह काफी चौंक गया। सैंडी, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? पास से किसी ने पूछा। सैंडी की नज़र टिमटिमाई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सच कहें तो उसने पहले केवल एक ही लाल पत्र देखा था, वह भी कुछ समय पहले, लेकिन वह पत्र रोहित द्वारा डिलीवर किया गया था और उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। उसने प्रतीक्षा करते हुए केवल अपना काम पूरा किया था। अप्रत्याशित रूप से ये दुर्लभ लाल पत्र फिर से प्रकट हो गया था। इतने सारे मैसेंजरों का एक साथ होने का निश्चित रूप से कोई कारण होना चाहिए। ये काम बेहद खतरनाक है और एक ही मैसेंजर को भेजने से मौत की गारंटी होगी, इसलिए इतने सारे लोगों की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। संख्या के बल पर जीतने के लिए वह पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि इस बदलाव का रोहित से कोई लेना देना था या नहीं, लेकिन यह बहुत संदिग्ध था, क्योंकि यह अचानक हुआ बदलाव सब रोहित के आने से ही शुरू हुआ था। सैंडी ने रोहित की ओर देखा, इस उम्मीद में कि उसे कोई जवाब मिलेगा। दुर्भाग्य से रोहित ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इसी क्षण रोहित तेजी से लाल पत्र की ओर बढ़ा। लाल पत्र उस स्थान पर अछूता पड़ा था जहां सभी लोग सतर्क और संकोच करते हुए कारणों का विश्लेषण कर रहे थे और स्थिति को माप रहे थे। लेकिन रोहित को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे किस बात को लेकर हिचकिचा रहे थे, उसका इरादा लाल पत्र लेने का था। अध्याय 816 पत्र फाड़ना। लाल पत्र फिर से प्रकट हुआ, जो इस बात का संकेत था कि घोस्ट पोस्ट ऑफिस के भीतर सामान्य कामकाज बाधित हो गया था। रोहित ने इससे पहले एक बार लाल पत्र डिलीवर किया था और फूशो गार्डन की घटना बेहद खौफनाक थी। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़िए, एक भूत नियंत्रक होने के बावजूद वह खुद भी इसका शिकार होते होते बचा था। ये स्पष्ट है कि लाल पत्र एक अत्यंत खतरनाक डिलीवरी मिशन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें जीवित रहने की संभावना बेहद कम होती है। पहली मंजिल के मैसेंजरों के लिए इसे पूरा करना पूरी तरह से असंभव नहीं है, लेकिन ये बेहद कठिन है। बेशक पत्र को सफलतापूर्वक डिलीवर करने के लाभ स्पष्ट हैं। लाल पत्र को सफलतापूर्वक डिलीवर करने के बाद सभी मैसेंजर एक मंजिल ऊपर चले जाते हैं। हालांकि रोहित को लगा था कि ऐसा काम खत्म हो गया है, लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही एक और लाल पत्र सामने आ गया। और यह पत्र रोहित का इसे डिलीवर करने का कोई इरादा नहीं था। ठंडे हाव भाव के साथ वह उस स्थान की ओर बढ़ा जहां पत्र रखा हुआ था और उसे उठाने के लिए तैयार हो गया। तुम क्या करने की सोच रहे हो? अचानक जैसे ही वह कमरा नंबर 21 के पास से गुजरा, एक आदमी ने रोहित को रोक दिया। पहली मंजिल से आए नए लोगों को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ये लाल पत्र अभूतपूर्व है और निश्चित रूप से बहुत विशेष है। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता, बेहतर होगा कि तुम वहीं रहो जहां हो। रोहित रुका, उस आदमी की ओर देखा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? धुंधले गलियारे में उसकी आंखों से हल्की लाल चमक निकल रही थी, जो बहुत भयानक लग रही थी। उसका पूरा वजूद एक ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली आभा बिखेर रहा था, जो किसी जीवित इंसान जैसी नहीं लग रही थी। रोहित को रोकने वाला आदमी स्पष्ट रूप से एक क्षण के लिए हिचकिचाया और अचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया।
उसे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति एक अकथनीय खतरा पैदा कर रहा है। जो लोग दूसरी मंजिल तक पहुंचने में सफल रहे थे, वे सभी अलौकिक शक्तियों का सामना कर चुके थे। स्वभाव चाहे जो भी हो, अधिकांश लोग बुद्धिमान थे क्योंकि मूर्ख लोग नीचे ही मारे जा चुके थे और वे संभवतः यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। वह आदमी हिचकिचाया और फिर एक तरफ हट गया। पहली मंजिल पर क्या हुआ था? पहली मंजिल के कई मैसेंजर कल अचानक आ गए, कम से कम 3 या 4। इसका कोई कारण जरूर होना चाहिए। आमतौर पर नीचे से किसी एक व्यक्ति का ऊपर आना ही काफ़ी उल्लेखनीय बात होती है। एक ही दिन में इतने सारे लोगों का आना तो दूर की बात है। इस प्रकार उसे संदेह हुआ कि निचली मंजिल पर कुछ असामान्य हुआ है। रोहित ने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, उसे हवा की तरह समझा और आगे बढ़ता रहा। दोस्त, यहाँ किसी ने भी पहले लाल पत्र से निपटारा नहीं किया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास उस पत्र के लिए कोई योजना है। क्या तुम थोड़ा धीमे चल सकते हो? इतने सारे मैसेंजरों का दिखाई देना और फिर एक लाल पत्र का प्रकट होना, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। इसका कोई कारण जरूर होगा। कमरा 25 के बाहर बॉडी बिल्डर जैसी काया वाला एक लंबा आदमी बोला। लाल रंग आमतौर पर खतरे का प्रतीक होता है। गलियारे में इस पत्र का दिखाई देना ये दर्शाता है कि यह एक सामूहिक डिलीवरी कार्य है और इसमें शामिल लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जाहिर है, ये डिलीवरी कार्य बहुत कठिन होगा। 20 के दशक के मध्य की चश्मा पहने एक महिला बोली। बेशक, यदि डिलीवरी सफल होती है तो कुछ अप्रत्याशित पुरस्कार मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें लाल पत्रों का कोई अनुभव नहीं है, मैं सुझाव देती हूं कि हम अभी पत्र को न छुएं और देखें कि चीज़ें कैसे सामने आती हैं। ये बयान दूसरों के साथ साथ रोहित के लिए भी था, लेकिन इससे रोहित पत्र लेने से नहीं रुका। सैंडी बगल में खड़ा देख रहा था, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी मंजिल के मैसेंजरों को शायद न पता हो, लेकिन वह जानता था। ये रोहित कोई साधारण इंसान नहीं है। दहाई शहर दहाई सिटी की अपनी पिछली यात्रा के दौरान वह अलौकिक चक्र के एक शीर्ष व्यक्तित्व से भिड़ गया था। वह दृश्य भयानक था। एक पूरी इमारत तहस नहस हो गई थी, यहाँ तक कि आसमान का रंग भी बदल गया था, जो खून जैसे लाल रंग में ढका हुआ था, जिससे पूरा शहर ऐसा लग रहा था मानो नरक में तब्दील हो गया हो। अलौकिक शक्ति ने इस रोहित को एक भयानक भूत से भी ज्यादा खौफनाक बना दिया था। पापू, यह आदमी रोहित है जिससे मैं पहली मंजिल पर मिला था। तुम्हें वास्तव में उसे नाराज नहीं करना चाहिए। वह अलौकिक पत्र प्राप्त करके इसमें धकेले जाने वाला कोई सामान्य मैसेंजर नहीं है। वह जबरन घोस्ट पोस्ट ऑफिस में घुसा है, सैंडी ने पास में कमरा नंबर 26 के आदमी से फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों पहली मंजिल पर मिले थे। पापू नाम के आदमी ने अपनी आंखें सिकुड़ी और कहा, क्या? वह जबरन घोस्ट पोस्ट ऑफिस में घुसा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ऐसा होना संभव भी है? वह इसे साबित कर सकता है। सैंडी ने अपने पास खड़े वानशिंग की ओर इशारा किया। घोस्ट पोस्ट ऑफिस अलौकिक घटनाओं की जगह है। साधारण लोग इसे ढूंढ भी नहीं सकते, केवल वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो मैसेंजर बनने के लिए मजबूर हैं। तुम कहते हो कि वह जबरन अंदर घुसा? यह असंभव है। पापू ने तुरंत अपना सिर हिलाया, ऐसी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यह उसकी समझ से परे था। सैंडी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, वह सचमुच घोस्ट पोस्ट ऑफिस में जबरन घुसा था, और जिस पहली रात उसने प्रवेश किया उस पर एक भयानक भूत ने हमला किया जो बत्तियां बुझने के बाद इमारत में घूमता था। हालांकि न केवल वह भूत उसे मारने में विफल रहा, बल्कि उसने उसे जबरन पीछे भी खदेड़ दिया। इसके अलावा ये रोहित तो पोस्ट ऑफिस के भीतर के भूतों से भी निपटने की योजना बना रहा है। पापू जितना अधिक सुनता गया, यह उतना ही अकल्पनीय लगता गया, मानो वह कोई कहानी सुन रहा हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यहाँ तक कि भूत भी इस आदमी को नहीं मार सकते। हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। सैंडी ने ईमानदारी से सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगा? पापू ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। आखिरकार वह सिर्फ एक साधारण इंसान था। हालांकि उसने अलौकिक घटनाओं का सामना किया था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह घोस्ट पोस्ट ऑफिस से बाध्य था और उसका अनुभव सीमित था, वह अलौकिक चक्र का हिस्सा नहीं था। इसके अलावा रोहित इस चक्र के शीर्ष भूत नियंत्रकों में से एक है। समझ में एक बहुत बड़ा अंतर था और अचानक इसका सामना होने पर निश्चित रूप से वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। यदि तुम यह नहीं कर सकते तो तुम बस देखते रहो। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है, इस रोहित को नाराज मत करना। उसके पास न केवल एक भयानक भूत जैसी क्षमता है, बल्कि बाहर भी उसका काफी प्रभाव है। हालांकि वह बहुत घमंडी है, नहीं बल्कि बेपरवाह है। जब तक उकसाया न जाए, वह आमतौर पर साधारण लोगों में कोई रुचि नहीं दिखाता है। बोलते बोलते सैंडी ने अपने पास खड़े वानशिंग पर नजर डाली।
पहले नीचे वान शिंग ने रोहित को नाराज किया था, लेकिन वह अभी भी जीवित और ठीक ठाक था। इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति में बदला लेने की बहुत तीव्र भावना नहीं है, लेकिन वह कुछ उकसावों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और विचारशील होकर सामने से गुजरते रोहित को देखने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लाल पत्र का प्रकट होना उसी के कारण हुआ हो? उसी क्षण रोहित रुका, तुरंत आगे बढ़ा और गलियारे में पड़े लाल पत्र को उठा लिया। पिछले अनुभवों के अनुसार जैसे ही इस लाल पत्र को छुआ जाता है, पत्र डिलीवर करने का कार्य प्रकट हो जाता है। फिर दूसरी मंजिल के सभी मैसेंजरों के पास पत्र द्वारा इंगित सटीक स्थान पर जाकर इसे डिलीवर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम लापरवाही से पत्र उठाकर सभी को मारने की कोशिश कर रहे हो? और तुम सिर्फ एक नए खिलाड़ी हो जो अभी अभी पहली मंजिल से ऊपर आए हो। भले ही पत्र डिलीवर करने की बात हो, तुम्हें इसे उठाकर नहीं ले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि डिलीवरी के रास्ते में कोई गलती से पत्र खो दे। तुरंत 30 के दशक के एक परिपक्व और शांत आदमी ने रोहित की कलाई पकड़ ली, जिससे वह पत्र न ले जा सके। इस आदमी का नाम सलिल आचार्य था, जो दूसरी मंजिल का एक मैसेंजर था, जो पहले ही 2 पत्र डिलीवर कर चुका था और एक और डिलीवर करने के बाद तीसरी मंजिल पर चला जाता। उसके पास अपेक्षाकृत गहरा अनुभव था, लेकिन स्पर्श होते ही सलिल आचार्य नाम के इस आदमी के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी जीवित व्यक्ति का हाथ नहीं पकड़े हुए है। कपड़ों के माध्यम से भी वह इस व्यक्ति की हथेली से निकलती ठंडी सिहरन को महसूस कर सकता था, जैसे किसी मृत व्यक्ति की हथेली पकड़ी हो जिसमें शरीर की गर्माहट का कोई नामो निशान न हो। मानो किसी भयानक भूत को छू लिया हो। सलिल आचार्य ने अचेतन रूप से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में बेचैनी और संदेह दिखाई दे रहा था। रोहित तब बोला, सच कहूं तो मुझे दूसरी मंजिल के इन मैसेंजरों की परवाह नहीं है। बेहतर होगा कि मैं जो करने जा रहा हूं उसमें तुम हस्तक्षेप न करो, वरना मुझे अभी कार्रवाई करने, इस पूरी मंजिल को साफ करने और इस मंजिल के सभी मैसेंजरों को इस दुनिया से गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार घोस्ट पोस्ट ऑफिस के भीतर इस मैसेंजर की पहचान को लेकर मेरी कोई अच्छी राय नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने अपने काले पड़े हाथ से लाल पत्र उठा लिया। तुरंत ही ठंडी हवा का एक झोंका चला। गलियारे की दीवारों पर काली स्याही जैसे अक्षर उभर आए, जो टेढ़े मेढ़े और विकृत थे, जो एक भयानक अनुभूति दे रहे थे। पत्र से मिलने वाला कार्य सक्रिय हो गया था। दाचुआन शहर, डाचुंग सिटी, मिंग्युआन कम्युनिटी, मेंग्यू कम्युनिटी, बिल्डिंग 7, अपार्टमेंट 301। लिखावट सिमट गई और एक पता छोड़ गई। छोकरे, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम कौन हो, उस पत्र को अभी नीचे रख दो, लंबे आदमी ने धमकी भरे लहजे में कहा। इस बीच उसके बगल में खड़ा कोई व्यक्ति पहले से ही रोहित पर बंदूक ताने हुए था। ऐसा लग रहा था मानो वहीं पर गोलीबारी होने ही वाली हो। बकवास। रोहित के होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी और उसने सभी की आंखों के सामने लाल पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यद्यपि यह एक अलौकिक पत्र था, फिर भी यह एक सामान्य पत्र से अलग नहीं था। ये काफी आसानी से फट गया। रुक जाओ। सलिल आचार्य नाम के आदमी को एहसास हुआ कि रोहित क्या करने वाला है और उसने जल्दबाजी में उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रोहित ने निर्णायक रूप से काम किया। उसने इसे पूरी तरह से फाड़ दिया, जिससे दूसरों को कोई मौका नहीं मिला। बेशक वे रोहित को पत्र फाड़ने से नहीं रोक सकते थे। उसने पत्र फाड़ दिया। धिक्कार है, कोई चिल्लाया। उसकी आवाज कांप रही थी। पत्र फाड़ना सीधे तौर पर डाक मिशन को अधूरा छोड़ने के बराबर था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। मैसेंजर को एक प्रतिशोधी भूत के हमले का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा हमला कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर हो सकता था। साधारण लोग इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके लिए पत्र डिलीवर करने में अभी भी जीवित रहने की थोड़ी संभावना थी। पत्र फाड़ने का मतलब निश्चित मौत था। मैं तुमसे सच कहूंगा, मेरा इरादा कभी इस पत्र को डिलीवर करने का था ही नहीं। मैं तीसरी मंजिल पर जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि डिलीवर करना बहुत धीमा काम है। मैं एक शॉर्टकट ले रहा हूं। रोहित ने लापरवाही से कागज के टुकड़ों को जमीन पर बिखेर दिया, धीरे धीरे बोलते हुए। एक लाल पत्र एक मंजिल के मैसेंजर को अगली मंजिल पर जाने की अनुमति देता है। मैं पहले ही पहली मंजिल पर एक लाल पत्र डिलीवर कर चुका हूं। तुम पागल इंसान, अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद जाकर मरो, हमें इसमें मत घसीटो। क्या तुम जानते भी हो कि पत्र फाड़ने से भयानक भूत का हमला होगा? सलिल आचार्य का चेहरा पीला पड़ गया। वह गुस्से में भी था और डरा हुआ भी। रोहित के बयान के मुताबिक ये लाल पत्र इस मंजिल के सभी मैसेंजरों के लिए डिलीवरी टास्क था। अब जब उसने पत्र फाड़ दिया है तो इसका मतलब है कि इस मंजिल के सभी मैसेंजरों पर भूत का हमला होगा। ये दूसरों के लिए पूरी तरह से हानिकारक था। फिर भी
रोहित ने शांति से कहा, मुझे पता है, लेकिन तो क्या? परिणाम तुम्हारे लिए समान ही है। डिलीवर करना मरने जैसा है और न करना भी मरने जैसा है। दोनों ही तरह से मौत तय है। बाहर जाकर और अधिक मुसीबतें क्यों खड़ी करना? पोस्ट ऑफिस में ही यहीं शांति से मर जाओ, क्या ये बहुत बेहतर नहीं है? सैंडी, तुम क्या सोचते हो? ये कहकर उसने सामने वाले गलियारे में खड़े सैंडी की ओर देखा। सैंडी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था, वह इसे महसूस कर सकता था। घोस्ट पोस्ट ऑफिस के प्रति रोहित का रवैया बदल गया था। पहले वह अपनी जांच पड़ताल में सतर्क रहता था, लेकिन अब वह बहुत अधिक आक्रामक हो गया था। अगर वह गलत नहीं था, तो यह निश्चित रूप से दहाई शहर की कुछ घटनाओं से प्रभावित हुआ होगा। तुम सही कह रहे हो, लाल पत्र बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसका बाहरी दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिससे अलौकिक शक्तियां वास्तविक दुनिया में आ सकती हैं। यदि हम पत्र फाड़ने के इस हमले से बच जाते हैं, तो दूसरी मंजिल के सभी मैसेंजर तीसरी मंजिल पर चले जाएंगे। यह एक अवसर है। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी क्योंकि उसने जबरन एक स्पष्टीकरण दिया था। उसे यह स्पष्ट करना पड़ा, पत्र फाड़े बिना लाल पत्र के काम को पूरा करने की हिम्मत और किसकी होती? केवल वही इसे पूरा करने के लिए योग्य था, और यहाँ तक कि दूसरी मंजिल के मैसेंजरों के लिए भी कोशिश करने वाले हर व्यक्ति की मौत निश्चित थी, संभवतः पत्र फाड़ने से बचने की संभावनाओं के समान ही। बकवास! लंबे और पहलवान आदमी ने जोर से गाली दी। मैं पत्र डिलीवर करके कम से कम 1 महीने तक जी सकता था, अब ये झमेला वास्तव में मुझे आज ही मार सकता है। मैं किसी मैसेंजर के रूप में ऊपर नहीं जाना चाहता। सुरक्षा का थोड़ा और समय खरीदने के लिए मैं हमेशा आखिरी समय पर डिलीवर करता हूँ। दूसरी मंजिल पर मैसेंजर के पास पत्र डिलीवरी के बीच एक लंबा समय अंतराल होता था। महीने में एक पत्र, नीचे ये 7 दिन का है। एक पर्याप्त समय सीमा वास्तव में कारण है कि पहली मंजिल की तुलना में दूसरी मंजिल पर अधिक मैसेंजर हैं। ये बहुत निराशाजनक है। मेरी सारी योजनाएं इस नए खिलाड़ी द्वारा बर्बाद कर दी गईं। अगर मुझे पता होता तो मुझे पहले ही तुम्हारे पैर तोड़ देने चाहिए थे। अब क्या करें? हम अब क्या कर सकते हैं? ऐसा कभी कोई मामला नहीं हुआ जहां किसी ने सीधे पोस्ट ऑफिस के अंदर ही पत्र फाड़ दिया हो, खासकर इस कभी न देखे गए लाल पत्र को। अलौकिक शक्ति पोस्ट ऑफिस पर हमला तो नहीं करेगी, है ना? लोग जोर शोर से चर्चा कर रहे थे, कुछ कोस रहे थे, कुछ घबरा रहे थे और कुछ चिंता कर रहे थे। रोहित बेपरवाह बना रहा। उसने आसपास के लोगों की विभिन्न निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया। वह बस वही कर रहा था जो उसे करने की जरूरत थी। वह बाहर फुशों गार्डन के स्तर की किसी अन्य अलौकिक घटना को घटित होने की अनुमति नहीं दे सकता था। दहाई शहर में नितिन है, जिसके पास अलौकिक मंच सुपरनैचुरल फोरम है जो इसे जबरन दबा सकता है। लेकिन दाचुआन शहर के पास ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार फायदों और नुकसानों को तौलते हुए पत्र फाड़ना सबसे सुरक्षित दांव था। भले ही इसका मतलब मौत हो, ये केवल दूसरी मंजिल के सभी मैसेंजरों की मौत होगी। यह बाहर सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार लोगों के मरने से तो बहुत बेहतर था। इसके अलावा एक मंजिल ऊपर जाने का ये वास्तव में सबसे तेज तरीका था। धड़ाम! लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक एक तेज आवाज हुई। कमरा नंबर 21 से 27 तक के सभी दरवाजे उसी पल झटके से खुल गए। एक अदृश्य अलौकिक शक्ति आसपास के माहौल में हस्तक्षेप करने लगी। गलियारे की धुंधली बत्तियां हल्की सी टिमटिमाईं। नीचे से एक ठंडा, काला माहौल तेजी से फैल रहा था। हर किसी के दिल में तुरंत ही बेचैनी की लहर दौड़ गई। यह आ गया, ये सचमुच आ गया। सलिल आचार्य ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, उसका दिल कांप रहा था। अब और बहस नहीं होगी। पत्र फाड़ने का परिणाम सामने आ चुका था। घोस्ट जनरल आज इस मंजिल के सभी मैसेंजरों पर हमला करेगा। रोहित शांत बना रहा, मुड़ा और वापस चला गया। जोसेफ, कमरे में वापस जाने की तैयारी करो। अगर हम इस हमले में बच जाते हैं तो हम तीसरी मंजिल पर मिलेंगे। यदि नहीं, तो हम एक साथ मरेंगे। कमरा नंबर 21 के दरवाजे पर खड़े जोसेफ ने गंभीरता से सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम इस बार काफ़ी तैयार हैं। मुझे उम्मीद है। यद्यपि रोहित पूरी तरह तैयार था, फिर भी उसकी वर्तमान स्थिति खराब थी। हालांकि 8 टोन म्यूजिक बॉक्स साथ होने के कारण यदि उसे किसी नासुलझने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो भी वह जोखिम उठाने पर विचार कर सकता था। अध्याय 817 7 खौफनाक कमरे। दूसरी मंजिल के पुराने गलियारे के भीतर सनसनाती हुई ठंडी हवा गलियारे में चल रही थी, जहां लाल पत्र के बिखरे हुए टुकड़े हवा में उड़कर हर तरफ फैल रहे थे। इस समय लाल कागज का हर एक टुकड़ा ऐसा लग रहा था मानो उस पर दुष्ट आत्माओं का साया हो। दूसरी मंजिल के सभी मैसेंजर उनसे जितना संभव हो सके दूर रहने की इच्छा महसूस कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें छूने से भी डर रहे थे,
कहीं वे किसी श्राप से दूषित न हो जाएं और असमय मौत के शिकार न बन जाएं। दूसरी मंजिल के मैसेंजरों में व्यापक अनुभव वाले काफ़ी लोग थे। सलिल आचार्य उनमें से एक था। मैसेंजर बनने के बाद से उसने कम से कम 5 पत्र डिलीवर किए थे और 5 बार वास्तविक अलौकिक शक्तियों का सामना किया था, और हर बार स्थिति पिछली बार से ज़्यादा भयानक थी। सामान्य परिस्थितियों में एक और पत्र डिलीवर करने के बाद वह तीसरी मंजिल का मैसेंजर बन जाता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक हादसा हो गया। फटे हुए लाल पत्र इस मंजिल के सभी लोगों के लिए सबसे भयानक संकट लेकर आने वाले थे। दुष्ट भूत गोस्ट शैडो हमला करने ही वाला था। गलियारे में टिमटिमाती बत्तियां, चारों ओर छाती ठंडक, धुंधला पड़ता माहौल और धीरे धीरे रेंगता हुआ काला कोहरा पूरी मंजिल को ढक रहा था। सबसे भयानक बात यह थी, इस मंजिल के सभी 7 कमरों के दरवाजे एक ही क्षण में एक जोरदार धमाके के साथ खुल गए। कुछ कमरों से अजीब आवाजें आती हुई प्रतीत हो रही थीं। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद जाकर मरो, हमें अपने साथ क्यों घसीट रहे हो? सलिल आचार्य ने जबरन अपना धैर्य बनाए रखते हुए रोहित से जोर से सवाल किया। मुझे अभी तुम्हें एक गोली मारकर ढेर कर देना चाहिए था ताकि तुम्हारे हाथों मारे जाने से बच सकूं। यह नया लड़का कहाँ से आया है? अपना पता बताने की हिम्मत कर रहा है। मानो या न मानो, मेरी एक कॉल पर तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। केवल वही नहीं था, अन्य मैसेंजर भी बेहद आक्रामक हो रहे थे, मानो वे रोहित के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हों। आखिरकार उनके पास अभी भी जीवित रहने की उम्मीद थी और वे किसी हताश स्थिति के आने से पहले खुद पत्र नहीं फाड़ते। अंधेरा छा गया। परछाइयों में रोहित की आकृति कुछ धुंधली दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें अलौकिक रूप से लाल चमक रही थीं और वह भावनाओं से पूरी तरह रहित एक उदासीन स्वर में बोला, अगर तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो तो तुम मुझे अभी यहीं मार सकते हो, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार अस्तित्व की लड़ाई के लिए मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। इसलिए अगर मैं तुम लोगों के हाथों मारा जाता हूँ तो मैं इसी के लायक था और मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम लोग मरते हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे दोष नहीं दोगे। आखिरकार घोस्ट पोस्ट ऑफिस में आने के बाद तुम्हारे जीवित बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पत्र डिलीवर करने की यात्रा में मरने से तो बेहतर है कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं, जिससे दर्दनाक प्रक्रिया कम हो जाए। तो क्या अब कोई कदम उठाना चाहता है? बोलते हुए वह कमरा नंबर 27 और 26 के पास से गुजरते हुए गलियारे में आगे बढ़ा और उस कमरा नंबर 21 में लौटने की तैयारी करने लगा जहां वह पहले था। जोसेफ का घोस्ट डोर ब्लॉकर प्रभावी होने के लिए कमरे के भीतर होना जरूरी था। इसलिए रोहित ने कमरे के भीतर से ही दुष्ट भूत के हमले को झेलने की योजना बनाई। गलियारे में कई मैसेंजर रोहित को ध्यान से घूर रहे थे, मानो वे कोई कदम उठाना चाहते हों लेकिन डर के मारे खुद को रोक रहे हों। वे मूर्ख नहीं थे, वे देख सकते थे कि रोहित नाम का यह आदमी बहुत शांत था और इतना बेपरवाह लग रहा था मानो उसमें कोई भावना ही न हो। सबसे अजीब बात उसकी लाल चमकती आंखें थीं, जिसने उन पर नजर डाली, उन्हें ऐसा महसूस कराया मानो उन्हें कोई दुष्ट भूत घूर रहा हो। ये देखकर रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी। यदि यह बात न होती कि यह व्यक्ति अभी भी यहाँ खड़ा होकर सभी से बात कर रहा था, तो कुछ लोग सोच सकते थे कि उनके सामने मौजूद आकृति इंसान नहीं थी। रोहित इन लोगों के पास से ऐसे गुजरा मानो वे केवल हवा हों, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। घोस्ट पोस्ट ऑफिस की दूसरी मंजिल उसके रुकने के लायक नहीं थी। धड़ाम! अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजी। चेहरे पर क्रूर भाव लिए लंबे और पहलवान आदमी ने पीछे से गोली चलाई थी। नाटक करना बंद करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करूंगा? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद एक गोलियों की आवाजें आई, इतनी करीब से निशाना चूकने की कोई संभावना नहीं थी। लुयू, रुक जाओ! पापू नाम के आदमी का रंग उड़ गया और वह तेजी से चिल्लाया। इस दृश्य को देखकर बाकी लोग कुछ देर के लिए हक्के बक्के रह गए। किसी ने सचमुच हमला कर दिया था। यद्यपि लुयू का कदम समझ में आने योग्य था, लेकिन क्या लाल पत्र फाड़ने वाला व्यक्ति सचमुच ऐसा था जिससे उलझा जा सके? हालांकि पहली मंजिल का यह नया व्यक्ति चाहे कितना भी खास क्यों न हो, इतनी गोलियां खाने के बाद तो उसका अंत हो ही जाना चाहिए था, है ना? आखिरकार दिन के अंत में वह अभी भी सिर्फ एक इंसान था। वह दुष्ट भूत जितना अमर तो नहीं हो सकता था। कई लोगों ने यही सोचा, लेकिन हकीकत यह थी कि रोहित चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के मुड़ा, उसकी लाल आंखें उस लंबे पहलवान आदमी को घूर रही थीं। गोलियों की आवाज बंद हो गई। हर कोई खौफजदा था। क्या ये व्यक्ति अमर था? लुयू भी चौंक गया था। उसने अपनी आंखें फाड़ लीं, ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसी घटना के होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन तभी
उसने कल रात कमरा नंबर 21 से आए आवाज के बारे में सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि कमरा 21 का जवाहरलाल मारा गया था। ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए वह उस कमरे की रक्षा कैसे कर सकता था। अगले ही पल लू यू चौंक गया और इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक ठंडे काले हाथ ने उसकी गर्दन को कसकर दबोच लिया। 200 पाउंड से अधिक वजन वाले एक मजबूत आदमी को इस तरह रोहित ने आसानी से हवा में उठा लिया। लू यू का चेहरा लाल पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन सब व्यर्थ था। इस व्यक्ति की ताकत आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी। चाहे वह कितना भी छटपटाए, वह इस खौफनाक पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं सकता था। चटक, फिर हड्डी टूटने की एक साफ आवाज गूंजी। रोहित ने बेपरवाह चेहरे के साथ हाथ झटका और उस आदमी को दूसरी मंजिल के गलियारे से नीचे फेंक दिया। शरीर नीचे गिरा और बिना कोई आवाज किए तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। मृत। दूसरी मंजिल का ये मैसेंजर, डरावना दिखने वाला लू यू, इतनी आसानी से खत्म कर दिया गया था। इस क्षण बाकी सभी चुप रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इस तरह के परिणाम को स्वीकार करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। जो व्यक्ति गोली लगने से भी न मरे, वह सामान्य मैसेंजर की श्रेणी से बाहर हो चुका था। इस मंजिल पर वह लगभग एक नासुलझने वाला वजूद था। अगर वह किसी को मारना चाहता तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। वह सचमुच जो चाहे कर सकता था। अब से किसी ने भी रोहित के पत्र फाड़ने के व्यवहार के लिए उसकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं की। सारा असंतोष पूरी तरह गायब हो गया था। भले ही कोई असंतोष होता भी तो उसे अपने दिल की गहराइयों में दबाकर रखना पड़ता। वह सचमुच एक ऐसा व्यक्ति है जिससे उलझा नहीं जा सकता, पापू नाम के मैसेंजर ने विचार किया, क्योंकि उसके दिल पर एक काला साया छा गया था। ऐसे व्यक्ति के साथ एक ही मंजिल पर होना बहुत डरावनी बात थी। हालांकि जैसे ही माहौल भारी हुआ, अचानक एक खौफनाक चीख गूंज उठी। गलियारे में खड़े एक आदमी को अचानक किसी चीज ने खींचा। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ा और वह अपने पीछे कमरा नंबर 23 के खुले दरवाजे से जा टकराया। पहले से ही अंधेरे कमरे में रोशनी धुंधली, लगभग काली थी और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कई लोगों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उस कमरे में कुछ प्रकट हुआ था, एक ऐसा खौफ जो समझ से परे था और अंदर छिपा हुआ था। धड़ाम, एक तेज आवाज के साथ कमरा नंबर 23 का दरवाजा इस समय अचानक फिर से बंद हो गया और अंदर खींचे गए आदमी की चीखें अचानक बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति किसी चीज द्वारा मारा गया था, या फिर बंद दरवाजे ने अंदर की सारी आवाजों को काट दिया था। क्या पास में खड़े कुछ लोग, जो अभी अभी रोहित और लू यू के बीच हुए टकराव से उबर ही रहे थे, इस अचानक हुई अजीब घटना से तुरंत घबरा गए। यह एक भूत है, कमरे में एक भूत है, पत्र फाड़ने की कीमत आ रही है, वान शिंग चिल्लाया, जो अभी अभी पहली मंजिल से ऊपर आया था। उसकी भावनाएं कुछ असामान्य हो रही थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, डर में लिपटा हुआ था, क्योंकि उसने सबसे निराशाजनक तथ्य पर ध्यान दिया। घोस्ट पोस्ट ऑफिस की दूसरी मंजिल बहुत छोटी है, जहां भागने के लिए लगभग कोई जगह नहीं है। भूतों ने मैसेंजर के कमरे में घुसपैठ कर ली है। क्या मजाक है। दूसरी मंजिल की मैसेंजर, पापू ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अचेतन रूप से अपने पीछे के दरवाजे से दूर हट गई। धुंधला कमरा इस समय मैसेंजरों के लिए सुरक्षा प्रदान करने में विफल तो रहा ही, साथ ही खौफ का स्रोत भी बन गया। गलियारा सुरक्षित लग रहा था, क्योंकि गलियारे में हल्की पीली बत्ती अभी भी जल रही थी। हालांकि रोशनी समय समय पर टिमटिमाती थी, लेकिन वह कभी बुझी नहीं थी। कमरे में भूत है। अन्य लोग तुरंत चौंक गए, उनके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वे पहले पूरी रात अपने कमरों में रुके थे और उससे पहले भी ऐसा ही किया था। यदि इस बार रोहित के लाल पत्र फाड़ने से भयानक भूत का हमला हुआ था, तो उस भूत का कोई स्रोत अवश्य रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि कमरों में पहले से ही भूत मौजूद थे? जिन लोगों को इस बात का एहसास हुआ, उनके दिलों में अकथनीय डर और खौफ की लहर दौड़ गई। कई दिनों तक भूत के साथ एक ही कमरे में रहना, यदि उन्हें ये बात पहले से पता होती, तो इन भयानक कमरों में ज़्यादा देर तक रुकने की हिम्मत कौन करता। लेकिन अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। रोहित के कदम रुक गए, क्योंकि वह अब कमरा नंबर 21 के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र कमरा नंबर 23 के दरवाजे की ओर थी, जो अभी अभी बंद हुआ था। कैप्टन रोहित, ऐसा लगता है कि कमरे के भीतर सचमुच कुछ हलचल हो रही है, उसके पास खड़े जोसेफ ने कहा। उसके हाव भाव थोड़े बदल गए, क्योंकि उसने कमरा नंबर 21 की गहराई से निकलती असमानताओं को महसूस किया था। यह एक भूत नियंत्रक की अनुभूति थी। ये ठीक कहाँ है? रोहित ने पूछा। जोसेफ ने कहा, यह होना चाहिए बेडरूम में। बेडरूम। रोहित की नज़र तेज हो गई, वही जगह जहां मोनिशा नाम की महिला कल रात रुकी थी। हाँ, जोसेफ को अचानक एहसास हुआ, वह अभी कमरे से बाहर ही नहीं आई। मेरे पीछे अंदर आओ। रोहित बड़े बड़े कदमों से कमरा 21 में घुस गया। जोसेफ तुरंत उसके पीछे पीछे चला गया।
बिना बत्ती वाला कमरा नंबर 21 अंधेरे में ढका हुआ था, लेकिन अंधेरा इतना गहरा नहीं था, बस इतना था कि दीवारों, कुर्सियों और दरवाजे की आकृतियां देखी जा सकें। बेडरूम का दरवाजा इस समय कसकर बंद था। ये स्पष्ट नहीं था कि यह पहले खोला गया था या बिल्कुल भी नहीं। दिशा बताओ, रोहित ने पूछा। जोसफ ने तुरंत बेडरूम की ओर इशारा किया। रोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, जिससे हल्की लाल चमक निकली जिसने अंधेरे को नजरअंदाज कर दिया। उसने दरवाजे पर हल्के निशान देखे। वे खून के धब्बे थे। यहाँ तक कि मांस लगे महिला के कुछ नाखून भी फर्श पर गिरे हुए थे। खून और नाखूनों के बचे हुए टुकड़े ताजे थे, जो ज्यादा पहले नहीं, संभवतः 5 मिनट से अधिक पुराने नहीं थे। क्या मोनिशा नाम की उस महिला को कोई भूत बेडरूम में खींच कर ले गया? रोहित की आंखें हल्की सी हिलीं। वह तुरंत आगे बढ़ा और बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से किसी भी आवाज को सुनने के लिए झुक गया। सन्नाटा, बिल्कुल कोई आवाज नहीं थी, और जाहिर है मदद के लिए कोई चीख या पुकार नहीं थी। मर गई, रोहित ने मन ही मन सोचा। उस महिला को उसने कल एक बार बचाया था, फिर भी आखिरकार वह मारी ही गई। यद्यपि यह अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए हुआ क्योंकि उसने लाल पत्र फाड़ दिया था, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। यदि रोहित पत्र नहीं फाड़ता तो उसे इसे डिलीवर करना पड़ता, और इसे डिलीवर करने से बाहर और अधिक जानलेवा अलौकिक घटनाएं शुरू हो सकती थीं। एक नज़र डालते हैं। कुछ देर सोचने के बाद रोहित ने बेडरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की। लकड़ी का दरवाजा हालांकि कसकर बंद था, लेकिन बंद नहीं, लॉक था और आसानी से थोड़ा सा खुल गया। एक ठंडी सिहरन बाहर निकली, जिसमें सड़ती हुई लाश की हल्की गंध मिली हुई थी। फिर भी अंदर कोई हलचल नहीं हुई। रोहित की नज़र अंदर गई और उसने कमरे का एक कोना देखा। उसने मोनिशा नाम की महिला को देखा। उसकी आंखें फटी हुई थीं, उसकी गर्दन बेड के हेडबोर्ड से लटकी हुई थी, उसका खून से सना हाथ दरवाजे की दिशा में फैला हुआ था, मानो अपने अंतिम पलों में संघर्ष कर रही हो, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसका शरीर तेजी से ठंडा पड़ रहा था। आकलन में कोई गलती नहीं थी। वह महिला सचमुच मर चुकी थी। जीने की उसकी इच्छा प्रबल थी, लेकिन यह व्यर्थ साबित हुई। ऐसी घटनाओं में फंसे साधारण लोगों के जीवित रहने की दर बेहद कम थी। रोहित ने अपनी नज़र हटा ली। उसने खुद को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं किया, न ही उसे कोई अपराधबोध हुआ, क्योंकि यह फैसलों की कीमत है। घोस्ट पोस्ट ऑफिस की पूरी जांच किए बिना मैसेंजरों द्वारा होने वाली अलौकिक घटनाओं को रोकना असंभव था, और लाल पत्र न फाड़ने पर फुशो गार्डन की घटना दोबारा हो सकती थी, इस बार शायद दाचुआन शहर में। वह जानता था कि कई मैसेंजर दयनीय और निर्दोष थे, लेकिन इससे क्या? किसी अलौकिक घटना में शामिल हर व्यक्ति पीड़ित होता है, जिसमें रोहित भी शामिल है। मर गई? जोसफ ने पूछा। हाँ, जोसफ ने कहा। अच्छा हुआ कि वह मर गई, इसका मतलब है कि वह आज़ाद हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रोहित के चेहरे के हाव भाव तेजी से बदले। उसने कमरे के दरवाजे से एक भारी खिंचाव महसूस किया, मानो दरवाजा फिर से खुलने वाला हो और अंदर की कोई समझ से परे अलौकिक शक्ति उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। जोसफ, दरवाजा बंद करो। वह विरोध कर रहा था। उसके पैरों के नीचे की परछाई टिमटिमाई। एक ही पल में हमला होने से बचने के लिए रोहित ने दुष्ट भूत घोस्ट शैडो की थोड़ी सी शक्ति का इस्तेमाल किया। लड़ने के लिए नहीं, बस थोड़ा समय खरीदने के लिए। जोसफ तुरंत आगे बढ़ा, उसका हाथ पुराने लकड़ी के दरवाजे से छुआ। एक ही क्षण में धड़ाम, दरवाजा बंद होने की एक और तेज आवाज गूंजी और कमरे का दरवाजा तुरंत कसकर बंद हो गया। इसके साथ ही अंदर से आने वाली अलौकिक शक्ति भी रुक गई। भूत के हमले को जोसफ ने जबरन रोक दिया था। ये कितना खतरनाक है? रोहित ने तुरंत पूछा। जोसफ ने दरवाजा रोक दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने अंदर किसी अज्ञात भयानक भूत को फंसा दिया हो। उसने कहा, यह स्पष्ट नहीं है, मुझे भूत का मेरे खिलाफ संघर्ष महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा कि उसने हार मान ली है। नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वह अब वहां नहीं है। रोहित की भौहें तंग गईं। वह वहां है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि इस हमले से सफलतापूर्वक निकला जाए। ये दूसरी बार है जब मैंने एक लाल पत्र फाड़ा है, जिससे एक खतरनाक भूत बाहर आ गया है, और इससे पैदा होने वाला खतरा कम नहीं होना चाहिए। तुम इस वाले को रोकने में कामयाब रहे। तीसरी मंजिल पर जाने के बाद मैं अन्य तैयारियां करूंगा। चिंता न करें कैप्टन, मुझे लगता है कि मैं इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। जोसफ ने जवाब में सिर हिलाया। वह भी देख सकता था कि दहाई शहर की पिछली यात्रा के बाद रोहित अच्छी स्थिति में नहीं था। उसमें भयानक भूत के प्रभाव के लक्षण दिख रहे थे, इसलिए उसे अब लापरवाही से भूतों की शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बाहर गलियारे से खौफनाक चीख गूंज उठी। एक और व्यक्ति, किसी निश्चित कमरे के बहुत करीब होने के कारण, तुरंत एक अदम्य शक्ति द्वारा अंदर खींच लिया गया।
एक दिल दहला देने वाली चीख निकालने के बाद दरवाजा बंद होने के धमाके के साथ सब कुछ अचानक रुक गया। ये वानशिंग है। इस दृश्य को देखने के बाद सैंडी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। निशाना बनाया गया व्यक्ति वानशिंग था, जो उसी की तरह रोहित द्वारा पहले भेजे गए लाल पत्र की बदौलत पहली मंजिल से ऊपर आया था। वह बिना किसी खास घटना के दूसरी मंजिल तक पहुंच गया था, लेकिन यहां अप्रत्याशित रूप से मारा गया। भूत 7 कमरों में से एक में है और वह बेतरतीब ढंग से घूमता है। सब लोग सावधान रहें, दूसरी मंजिल के मैसेंजर पापू ने, जिसने शायद कुछ महसूस किया था, जोर से चिल्लाकर कहा। उसने इसका अंदाजा लगा लिया था। भूत केवल कुछ कमरों के दरवाजों का उपयोग लोगों को अंदर खींचने और उन्हें मारने के लिए कर सकता था। और जब कमरा नंबर 23 के पास के लोगों पर हमला हुआ तो अन्य कमरे सुरक्षित थे, पास में कोई हमला नहीं हुआ। पैटर्न का थोड़ा सा एहसास, लेकिन किसी को बचाने का कोई मौका नहीं। क्योंकि इस इमारत के गलियारे में 7 कमरे हैं और आप चाहे कुछ भी कर लें, हमेशा उनमें से किसी एक के करीब रहेंगे। नहीं, ये सही नहीं है। एक सुरक्षित जगह है। इमारत के गलियारे के 4 कोने। वहाँ 2 कमरे आपस में मिलते हैं, विभाजन रेखा का मध्य, जो एक ब्लाइंड स्पॉट भी हो सकता है। पापू की नज़र तेज हो गई और वह तेजी से दीवार के निकटतम कोने की ओर बढ़ा। सावधान रहें। हमें कैसे सावधान रहना चाहिए? आपके लिए कहना आसान है, पापू, जब यहाँ भागने के लिए कोई जगह नहीं है। आप चाहे कैसे भी बचें, आप 7 कमरों से नहीं बच सकते जब तक कि आप इमारत से नीचे न कूद जाएं, सलिल आचार्य नाम के एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दांत भींचते हुए कहा। यदि हम जल्दी से कोई रणनीति नहीं बनाते हैं तो भूत हम सभी को मार डालेगा, एक महिला ने बीच में कहा। उसकी आवाज़ शांत और संयमित थी। उसने चश्मा पहना हुआ था और वह गंभीर तथा कुशल लग रही थी। उसका नाम ऋचा सिंह था, एक वकील और दूसरी मंजिल की मैसेंजर भी, जिसने आज तक 2 पत्र डिलीवर किए थे। पापू की तरह उसे भी इस मंजिल पर एक अनुभवी मैसेंजर माना जा सकता था। नहीं, नहीं। जैसे ही ऋचा सिंह ने बोलना बंद किया, उसके बगल में खड़े एक मैसेंजर ने अचानक खौफ से चीख निकाली। उसके कुछ मीटर पीछे एक कमरे का दरवाजा झटके से खुला, जिसके भीतर एक गहरे अंधेरे कमरे से एक जबरदस्त खिंचाव बल निकला, जिसने उस व्यक्ति को सीधे पीछे खींच लिया। दीवार पर उस व्यक्ति की हताश पकड़ के बावजूद सब व्यर्थ रहा, क्योंकि उसे तेजी से अंदर खींच लिया गया। पीछे छूट गई तो केवल निराशा से भरी नज़र और एक चुभती हुई चीख। उंगलियां जमीन पर फिसल गईं, जिससे खून के कई गहरे निशान छूट गए। धड़ाम, दरवाजा कसकर बंद हो गया। सारा शोर एक बार फिर सन्नाटे में बदल गया। हमले के बाद बंद हुए कमरों में थोड़ी देर के लिए भूत के हमले नहीं होंगे। ऋचा सिंह ने एक और विवरण देखा और उसने जोर से समझाया। पिछले कमरे जहां कोई मारा गया था अब कसकर बंद थे, और उसके बाद के पीड़ित वे लोग थे जो उन कमरों के करीब आए थे जिनके दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि बंद दरवाजों के सामने का क्षेत्र अब सुरक्षित है। ये पैटर्न सही समय पर सामने आया। ये समय खरीद सकता था जीवित रहने का एक मौका। बाकी बचे मैसेंजर कम ही थे और वे उन कमरों के दरवाजों के पास जगह पाने के लिए उत्सुकता से होड़ करने लगे जो पहले ही बंद हो चुके थे। क्या वह सही कह रही है या मैं? पापू कोने में खड़ा रहा, उसके हाव भाव बदलते रहे। उसका आकलन ऋचा सिंह से अलग था। उसका मानना था कि जीवित रहने की कुंजी इमारत के 4 कोनों में निहित है, जबकि ऋचा सिंह का मानना था कि जिन कमरों में लोग मारे गए हैं उनके प्रवेश द्वार अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं। दोनों केवल अनुमान थे जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी। पुष्टि करने का अर्थ होता अपनी जान जोखिम में डालना। मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, मैं यहीं रहूंगा। पापू ने अपने दांत भींचे, अपने आकलन को मजबूत किया। इस समय सैंडी अनन्य की स्थिति में था, हिचकिचा रहा था और संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उसने पापू और ऋचा सिंह द्वारा अपनाए गए अलग अलग तरीकों पर ध्यान दिया था। एक व्यक्ति जीवित रहने के लिए केवल एक ही तरीका चुन सकता था, दोनों का एक साथ उपयोग करना संभव नहीं था।